BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 521, प्राचीन ड्रैगन द्वीप पर वापसी। दहाड़, 9 रहस्यमय स्वर्ण बिजली की तीखी गर्जना के बीच बिजली के कुंड के भीतर गहरे काले दानव बिजली पागल हो गए, निडर होकर उसके शरीर में घुस गए। हालांकि जैसे जैसे 9 रहस्यमय स्वर्ण बिजली की आंखों में बुद्धिमत्ता सघन होती गई, उसके सुनहरे ड्रैगन शरीर के भीतर विस्फोट और भी अधिक उन्मत्त होते गए। इन विस्फोटों से उत्पन्न विनाशकारी तरंगों ने जियान को भी, जो जियाओ मिंग के बगल में खड़ी थी, अपने दिल की धड़कन रोक दी। ऐसा लगता है कि यह बड़ा आदमी विफल होने वाला है। एक बाहरी व्यक्ति के रूप में जियाओ मिंग अपेक्षाकृत शांत रहा। उसने एक नज़र से स्थिति का तुरंत आकलन किया। 9 रहस्यमय स्वर्ण बिजली के शरीर के भीतर प्रतिक्रिया तेजी से बढ़ रही थी। इस प्रवृत्ति का अनुसरण करते हुए, चाहे कितनी भी बेरहमी से ब्लैक डेमन लाइटनिंग हमला करे, 9 रहस्यमय स्वर्ण बिजली की आसन विफलता को रोकना असंभव होगा। उसके लिए हस्तक्षेप करने का समय आ गया था। धमाका, धमाका, धमाका। बिजली के कुंड के भीतर 9 रहस्यमयी सुनहरी बिजली अपने मन सुनहरे शरीर के साथ एक सुनहरी मूर्ति की तरह कुंडलित थी। भयानक प्रतिक्रिया का सामना करते हुए वह प्रतिरोध करने में शक्तिहीन हो गई थी। जैसे ही 9 रहस्यमयी सुनहरी बिजली बिजली के कुंड की गहराई में लेटी हुई थी, हार मानकर बैठी हुई आसपास की काली दानव बिजली ने अपने हमले बंद कर दिए। उन्होंने 9 रहस्यमयी सुनहरी बिजली के चारों ओर चक्कर लगाया और गहरी, शोकपूर्ण आवाज़ें निकालीं। उन आवाज़ों में उदासी की एक स्पष्ट भावना थी। अवसर का लाभ उठाते हुए जियाओ मिंग शून्य में आगे बढ़ा। एक झिलमिलाहट के साथ वह बिजली के कुंड के भीतर गहराई में दिखाई दिया और हजारों मीटर तक फैले विशाल सुनहरे बिजली के ड्रैगन को देखा। उस क्षण ड्रैगन की एक बार की प्रभावशाली आंखें उसे देख रही थीं, लेकिन उसने हमला नहीं किया। मुझे अपनी शक्ति दो और मैं तुम्हारी आत्मा को इकट्ठा करने में मदद करूंगा। जियाओ मिंग की आवाज़ शांत और संयमित 9 रहस्यमय स्वर्ण बिजली के सामने गूंज उठी। उसकी छोटी सी आकृति विशाल बिजली के ड्रैगन के सामने चींटी जितनी छोटी दिखाई दी। हालांकि उसके शब्दों ने उसकी मंद आंखों में कुछ तरंगें पैदा कर दीं। उसने धीरे से अपनी हथेली 9 रहस्यमय स्वर्ण बिजली की आंखों के बीच एक ड्रैगन स्केल पर रखी। बिजली तेजी से स्थानांतरित हुई और उसके शरीर पर फैल गई। बिजली के चाप उसे सुनहरे सांपों की तरह ढंक रहे थे, उसके चारों ओर लिपटे हुए थे, जैसे कि उसे निगलने के लिए। जियाओ मिंग की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। बिजली के चापों ने केवल हल्की झुनझुनी सनसनी पैदा की। उसका शरीर ट्विन स्पिरिट्स के उदय और विभिन्न स्वर्गीय खजानों से कठोर हो गया था, जिससे वह इस तत्व के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी हो गया था। जब ट्विन स्पिरिट्स का उदय निष्क्रिय रूप से घूम रहा था, तब भी यह बिजली के चापों को भस्म करने में सक्षम था, जो एक दुष्यंत को नष्ट कर सकते थे। उन्हें बड़े चाव से खाया गया, शुद्ध ऊर्जा में परिष्कृत किया गया और फिर उसके द्वारा अवशोषित किया गया। उन्हें असाधारण रूप से शुद्ध डुक्यूई में बदल दिया गया। हालांकि ये केवल छोटे लाभ थे। असली पुरस्कार 9 रहस्यमय स्वर्ण बिजली के भीतर ही था। जियाओ मिंग की सम्राट क्षेत्र की आत्मा पहले से ही 9 रहस्यमय स्वर्ण बिजली के पूरे शरीर में फैल चुकी थी। उसने भीतर की हिंसक ऊर्जाओं को पकड़ना शुरू कर दिया, जो 9 रहस्यमय स्वर्ण बिजली की अपनी आत्मा को इकट्ठा करने में असमर्थता का मूल कारण थीं। अपार शक्ति आपकी आत्मा को इकट्ठा करने में आपकी सबसे बड़ी बाधा है। मैं इसे निकालने जा रहा हूँ। जैसे ही जियाओ मिंग के शब्द गिरे, उसकी आत्मा शक्ति ने खुद को काम करना शुरू कर दिया। 9 रहस्यमय स्वर्ण बिजली ने एक तीखी, शोकाकुल चीख निकाली। ये पीड़ा उसकी आत्मा के एकत्र होने से होने वाली प्रतिक्रिया से कम गंभीर नहीं थी। फिर भी उसने वापस लड़ने की प्रवृत्ति का विरोध किया। बिजली के कुंड में खुद को झुकाते हुए उसका शरीर कांप उठा। जैसे जैसे 9 रहस्यमयी सुनहरी बिजली कमजोर होती गई, उसका विशाल शरीर धीरे धीरे सिकुड़ता गया और प्रतिक्रिया कम होती गई। पफ! अचानक जियो मिंग ने 9 रहस्यमयी सुनहरी बिजली के शरीर से चमकदार सुनहरी बिजली को बलपूर्वक बाहर खींच लिया। सुनहरी बिजली लगभग 300 मीटर लंबे बिजली के ड्रैगन में बदल गई। ऐसी भयानक विनाशकारी शक्ति! जियाओ मिंग की हथेली ने उसकी आत्मा शक्ति को एक विशाल जाल में बदल दिया, जिसने सुनहरे बिजली के ड्रैगन को मजबूती से बांध दिया। ये 9 रहस्यमयी सुनहरी बिजली की शक्ति थी, और यहाँ तक कि वह इसे अवशोषित करने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि यह 7 सितारा डूसेंट की पूरी ऊर्जा के बराबर थी। दहाड़! सुनहरे बिजली के ड्रैगन ने आत्मा के जाल के अंदर बेतहाशा छटपटाया, भागने की कोशिश की, लेकिन उसे मार्गदर्शन देने वाले किसी व्यक्ति के बिना वह शक्तिहीन लग रहा था। सील! जियाओ मिंग की उंगलियों के एक झटके से खून की एक रेखा बह निकली और जल्दी से बिजली के ड्रैगन पर एक संरचना बन गई, जो फिर चमक उठी। सुनहरे बिजली के ड्रैगन को घेरने वाला आत्मा जाल जल्दी से सिकुड़ गया, अंततः एक छोटे आकार का बिजली का ड्रैगन बन गया। जियाओ मिंग ने अपनी आत्मा को छोड़ दिया और बिजली का ड्रैगन निगल लिया गया। इस तरह की विनाशकारी शक्ति के लिए आत्मा को इसे बनाए रखने देना सबसे अच्छा था। इस समय 9 रहस्यमयी सुनहरी बिजली का आकार कम हो गया था, अपने मूल आकार के 10वें हिस्से से भी कम, और इसकी आभा कमजोर हो रही थी। अब इसमें एक डू वेनेरेट की ताकत थी। जियाओ मिंग ने धीरे से बिजली के ड्रैगन के सिर को सहलाया।
उसके हाथ का निशान बदल गया और आसपास की दुनिया से आध्यात्मिक ऊर्जा जल्दी से इकट्ठा हुई और एक आध्यात्मिक बीज में बदल गई जो धीरे धीरे 9 रहस्यमय स्वर्ण बिजली के शरीर में घुस गई। अपने दिमाग को शांत करो और अपनी आत्मा को इकट्ठा करो, एक झटके में सफलता के लिए प्रयास करो। 9 रहस्यमय स्वर्ण बिजली अब अपनी शक्ति के निष्कर्षण से कमजोर हो गई, अभूतपूर्व रूप से कमजोर महसूस कर रही थी, खालीपन की भारी भावना के साथ। फिर भी जियाओ मिंग के आध्यात्मिक बीज के संचार के साथ इसकी आत्मा मजबूत हो गई। आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह के साथ इसकी आत्मा धीरे धीरे आकार ले रही थी। इस बार इसकी आत्मा को इकट्ठा करने की प्रक्रिया असाधारण रूप से सुचारू थी, न केवल जियाओ मिंग की सहायता के कारण बल्कि इसलिए भी कि प्रतिक्रिया लगभग नगण्य थी। 9 रहस्यमय स्वर्ण बिजली ने आसानी से इस प्रक्रिया को सहन किया और जैसे जैसे समय बीतता गया इसकी आंखें पहले से कहीं अधिक उज्ज्वल होती गईं। अब से तुम आध्यात्मिक बुद्धि वाले दुनिया के एकमात्र 9 रहस्यमय स्वर्ण बिजली होगे। जियाओ मिंग ने 9 रहस्यमय स्वर्ण बिजली को एक बार फिर थपथपाया और फिर मुड़ा, उसकी आकृति प्रकाश की एक लकीर में बदल गई क्योंकि वह दूरी में जियान की ओर भागा। बिजली के कुंड के भीतर 9 रहस्यमय स्वर्ण बिजली ड्रैगन ने अपनी आंखें झपकाईं और पीछे हटी हुई आकृति पर अपनी नजरें टिका दीं। ये पहला व्यक्ति था जिसे उसने बुद्धि प्राप्त करने के बाद कभी देखा था, एक स्मृति जो उसकी आत्मा में अमिट रूप से अंकित हो गई। ... कैसा रहा? जियान ने उसकी बांह को दबाते हुए कहा, उसकी बड़ी चमकदार आंखें उस पर टिकी हुई थीं। सब कुछ सुचारू रूप से चला। अब समय आ गया है कि हम प्राचीन ड्रैगन द्वीप पर वापस जाएं, तुम कुछ समय से दूर हो। जियाओ मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जब उसने उसके होठों पर बन रही नाराजगी को देखा तो उसने उसकी प्यारी नाक पर एक चुंबन लगाया। ममम। कई और चुंबनों के बाद ही जियान ने अनिच्छा से सिर हिलाया। प्राचीन ड्रैगन जनजाति शून्य बिजली पूल से बहुत दूर नहीं थी और उनकी वर्तमान ताकत के साथ उन्हें जनजाति में लौटने में बस एक पल लगा। उनकी वापसी ने तुरंत प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति के भीतर काफ़ी हलचल मचा दी। यह उनके लिए आसान नहीं था। ड्रैगन सम्राट काफ़ी समय से जनजाति से दूर था और यह प्राचीन ड्रैगन द्वीप पर उसकी पहली सक्रिय वापसी थी। अगर उनकी ताकत पर उनका भरोसा और स्वर्गीय न्यायालय में मामलों की देखरेख करने वाले 8 सितारा डूसंत की उपस्थिति न होती तो वे शायद बाहर निकलने और उसकी खोज करने के आग्रह का विरोध नहीं कर पाते। जियान किसी कारण से प्राचीन ड्रैगन जनजाति में वापस लौटना उसे पसंद नहीं था। वहां रहते हुए उसे ड्रैगन सम्राट का शाही व्यवहार बनाए रखना था, लेकिन जियाओ मिंग और उसकी बहनों के सामने वह अपनी असली पहचान रखने के लिए स्वतंत्र थी। स्वाभाविक रूप से उसे वापस लौटने की कोई इच्छा नहीं थी। इसके अलावा उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी। जनजाति ने बाहरी खतरों से सफलतापूर्वक निपटा था और एक 8 सितारा डूसंत उनकी रक्षा कर रहा था। हालांकि अब जब वह वापस आ गई थी तो उसे अपना शाही व्यवहार बनाए रखना था। उसने जनजाति को जियानान अकादमी के नीचे पूर्व ड्रैगन सम्राट के साथ अपनी और जियाओ मिंग की मुठभेड़ के बारे में बताने का अवसर भी लिया। कई बुजुर्ग ये जानकर बहुत खुश हुए कि पूर्व ड्रैगन सम्राट अभी भी जीवित है। वे पूर्व ड्रैगन सम्राट को श्रद्धांजलि देने के लिए जाने के लिए जोर जोर से चिल्लाए, लेकिन अंत में उनमें से अधिकांश को जियान ने रोक दिया। झूकुन की ही पीढ़ी के कुछ बुजुर्गों को द्वीप छोड़ने की अनुमति दी गई थी। इन बुजुर्गों के पास जबरदस्त क्षमताएं थीं, वे जल्दी से चले गए और वापस लौट आए। जब वे वापस लौटे तो उन्होंने टूशे प्राचीन भगवान की जैद प्राप्त करने की ओर झुकाव के संकेत दिखाए। ये स्पष्ट था कि झूकुन ने उनके साथ कुछ जानकारी साझा की थी। अध्याय 522 बिजली आपदा की गोली। एक सुदूर पहाड़ की चोटी पर एक बांस का घर था। आसपास के बांस के जंगल से एक हल्की हवा बह रही थी, जिससे बांस के पत्ते हरे समुद्र में लहरों की तरह हिल रहे थे। बांस का घर हालांकि बाहर से देखने में बहुत खास नहीं था, लेकिन अंदर से एक स्पष्ट आभा बिखेर रहा था। यह आभा एक निश्चित दूरी तक फैलती हुई प्रतीत हो रही थी, जो पास के प्राचीन शून्य ड्रैगन की रक्त रेखाओं को दबा रही थी। इसने एक अदृश्य अवरोध पैदा कर दिया जिसने उन्हें और करीब आने से रोक दिया। बेशक उनमें से कोई भी ऐसा करने की कोशिश नहीं करेगा। इसका कारण ये था कि वर्तमान ड्रैगन सम्राट, जिसकी वे पूरे दिल से पूजा करते थे, वर्तमान में इस बांस के घर में निवास कर रहे थे। ड्रैगन सम्राट के स्थान पर घुसपैठ करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? बांस के घर के अंदर इस समय एक बातचीत चल रही थी। जब से मैंने बूढ़े आदमी के ठिकाने का जिक्र किया है, जनजाति के बुजुर्ग बेचैन हो गए हैं, प्राचीन कुलों के लोगों के साथ जाने के लिए उत्सुक हैं। मुझे उन्हें बताने का पछतावा है, जियान ने विलाप किया, उसकी आवाज़ में थकान थी। वह बिस्तर पर आलस से लेटी हुई थी। उसका नग्न शरीर बमुश्किल एक पतली चादर से ढका हुआ था, जिससे उसके शरीर की आकर्षक आकृतियां दिख रही थीं। जब वह बेबसी के भाव के साथ बोल रही थी तो उसकी मुद्रा उसके उत्कृष्ट शरीर को उभार रही थी। उससे कुछ दूर पर जियाओ मिंग एक कप में हल्की भाप वाली चाय लेकर बैठा था। उसकी आंखें उस मनमोहक दृश्य को निहार रही थीं जो सिर्फ उसी का था। वह उसकी बातों पर हंसा, इन बुजुर्गों में अभी भी थोड़ी शालीनता है। कम से कम वे अचानक से तो नहीं घुस आए।
हम कौन जानता है कि कुछ दिनों में कोई ऐसा सुझाव देगा या नहीं, जियान ने अचानक उठते हुए कहा, जिससे कंबल नीचे खिसक गया और उसके मलाईदार मोटे स्तन दिखने लगे। उसके लंबे बहते बैंगनी बाल झरने की तरह उसके चारों ओर झर रहे थे, जिससे वह नश्वर लोक में उतरी एक दिव्य देवी की तरह लग रही थी। जियाओ मिंग की गर्म निगाहों को अपने शरीर पर टिका हुआ देखकर जियान संतुष्टि से मुस्कुराए। उसकी आकृति एक पल में गायब हो गई, केवल जियाओ मिंग की गोद में फिर से प्रकट होने के लिए। उनके होंठ, जो पिछली रात एक दूसरे की निरंतर खोज में थे, एक बार फिर एक और भावुक आदान प्रदान में मिले। अपने हाथ की एक सहज लहर के साथ जियान ने अपने प्रिय के होंठों के स्वाद का आनंद लेने के बाद अपने शरीर पर एक बैंगनी पोशाक बनाई। फिर वह जियाओ मिंग की छाती से लिपट गई और बोली, चलो इन कष्टप्रद मामलों पर फिर कभी चर्चा करते हैं। उम्मा, हे, मैं आपको कल बताना भूल गई कि उन बूढ़े लोगों ने मुझे पहले से ही आपके द्वारा मांगी गई औषधीय सामग्री दे दी है। एक नज़र डालें और देखें कि क्या कुछ गायब है। उसकी भंडारण अंगूठी से एक चमकदार सफ़ेद रोशनी निकली और उसके शब्दों के गिरने के साथ ही उसके सामने कई जेड बॉक्स तैरने लगे। उनके अंदर से सभी प्रकार की आश्चर्यजनक ऊर्जाएं निकल रही थीं, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि ये कोई साधारण वस्तुएं नहीं थीं। जियाओ मिंग ने उसकी मासूमियत भरी नज़र पर अपनी आंखें घुमाईं। उसने अपने बाएं हाथ से उसकी पतली कमर को पकड़ लिया और अपने दाएं हाथ की एक लहर के साथ जेड बॉक्स फट गए, जिसमें कई तरह की औषधीय जड़ी बूटियां दिखाई दीं। मैं 9वीं स्तरीय बिजली आपदा की गोली को परिष्कृत करूंगा। इस दौरान किसी को भी मुझे परेशान न करने देने की कोशिश करें। हालांकि उसने स्वर्गीय न्यायालय की मदद से जुबान पिल्स के लिए कई औषधीय सामग्री तैयार की थी, लेकिन बिजली आपदा गोली के लिए सामग्री पूरी तरह से तैयार नहीं थी। सौभाग्य से प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति के पास एक समृद्ध संग्रह था, इसलिए समस्या आसानी से हल हो गई। उसके बालों को प्यार से सहलाने और उसे कुछ अंतिम निर्देश देने के बाद जियाओ मिंग ने एक हाथ की मुहर बनाई और अपने कंधे पर एक छोटे से सफ़ेद सांप को बुलाया। उसकी आज्ञा का इंतजार किए बिना उसने अपना मुंह खोला और एक सुनहरी रोशनी निकली। गड़गड़ाहट। इस सुनहरी रोशनी के निकलने के साथ ही आकाश में तुरंत ही बहरा करने वाली आवाज़ें गूंजने लगीं। सुनहरी रोशनी तेजी से फैलती गई और पलक झपकते ही यह एक विशाल सुनहरे बिजली के ड्रैगन में बदल गई, जो हजारों मीटर तक फैल गई। बिजली के विशाल चाप इसकी सतह पर नाच रहे थे, जिससे गड़गड़ाहट की आवाज़ें और आसमान में तूफानी बादल इकट्ठा हो रहे थे। आसमान में सुनहरे बिजली के ड्रैगन से निकलने वाले भयानक दबाव को देखकर आसपास के कई प्राचीन शून्य ड्रैगन ने अपने हाव भाव बदल दिए और जल्दी से सुरक्षित दूरी पर चले गए। अपनी जबरदस्त शारीरिक शक्ति के बावजूद अगर बिजली का एक छोटा सा टुकड़ा भी उन पर गिरता तो उनमें से कई राख में बदल सकते थे। जब जियान ने देखा कि जियाओ मिंग ने अपनी शोधन प्रक्रिया शुरू कर दी है, तो वह स्वेच्छा से एक तरफ हट गई। लेकिन वह बहुत दूर नहीं गई। इसके बजाय उसने खुद को उसकी रक्षा के लिए बहुत दूर नहीं रखा। दहाड़। बिजली का ड्रैगन आकाश में दहाड़ रहा था, लेकिन उसकी सुनहरी ड्रैगन आंखों में कोई भावना नहीं दिख रही थी। अब ये सब शुद्ध ऊर्जा थी, जिसमें किसी भी तरह की बुद्धिमत्ता का अभाव था। जियाओ मिंग ने हल्की मुस्कान के साथ आकाश में उग्र बिजली के ड्रैगन को देखा। वह इस ऊर्जा की भयंकर और शक्तिशाली प्रकृति को महसूस कर सकता था। अगर यह उसकी सम्राट दायरे की आत्मा के लिए नहीं होता, तो वह शायद कभी कभार ही इसकी शक्ति उधार ले पाता। इसे परिष्कृत करने के लिए भले ही वह 7 सितारा डूसंत हो, यह शायद एक बेहद मुश्किल काम होगा। हालांकि बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष के साथ अपने हाल के अनुभव के दौरान उसकी आत्मा की उन्नति के लिए धन्यवाद, मूल रूप से बल्कि भयावह 9 रहस्यमय स्वर्ण बिजली उसकी आंखों में बहुत अधिक प्रबंधनीय हो गई थी। थोड़ी देर देखने के बाद जियाओ मिंग के हाथ की मुहर बदल गई। उसके माथे के केंद्र में गहरी और असीम आत्मा शक्ति एक तूफान की तरह उमड़ पड़ी और एक पल में आकाश में एक विशाल हाथ दिखाई दिया, जो बिजली के ड्रैगन से कई गुना बड़ा था। उस विशाल हाथ से निकलने वाली प्रचंड आभा बिजली के ड्रैगन के दबाव से कई गुना अधिक थी। उस विशाल हथेली को देखने मात्र से ही किसी की आत्मा में सिहरन दौड़ जाती थी। यह आत्माओं के सम्राट से मिलने जैसा था और केवल खुद को दंडवत करके ही कोई इस दबाव से होने वाले नुकसान से बच सकता था। जियाओ मिंग, वह युवा साथी, वास्तव में असाधारण है। वह कुछ ही वर्षों में इतना बड़ा हो गया है, यहाँ तक कि उसके पूर्वज जियाओ जुवान भी इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते थे, है न? कई प्राचीन शून्य ड्रैगन बुजुर्ग 10 मील दूर एक पहाड़ की चोटी से आश्चर्यचकित थे। उनका नेतृत्व ग्रैंड एल्डर जूजुन कर रहे थे। जब मैं पहली बार इस युवा साथी से मिला तो वह एक मामूली डूवेनेरेक था। हालांकि उसके पास अविश्वसनीय क्षमता थी, लेकिन वह इस असाधारण स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर था। ऐसा लगता है कि मैंने भी उसे कम आंका था। अब उसके खिलाफ ऊपरी हाथ पाना काफी चुनौती भरा है, जूजुन ने प्रशंसा की भावना के साथ कहा। इसके अलावा इस पैमाने के साथ उसे 9वीं श्रेणी की जुबान गोली को परिष्कृत करना चाहिए, है ना? कीमिया का ये स्तर वास्तव में प्रभावशाली है। महारानी के विवरण के अनुसार भूतपूर्व ड्रैगन सम्राट को शियाओ मिंग ने पाया और महारानी को अपने पास लाया। वह महारानी को वापस सेंट्रल प्लेन्स में भी ले आया।
ऐसा लगता है कि वह हमारे प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति का भाग्यशाली सितारा है। जब बुजुर्ग बोल रहे थे, बादलों से एक विशाल पहाड़ जैसा हाथ बाहर आया और बिजली के ड्रैगन को पकड़ लिया। बूम बूम बूम, विशाल हाथ को पास आते देख सुनहरे बिजली के ड्रैगन के तराजू खड़े हो गए। उसने अपना विशाल मुंह खोला और बड़े सुनहरे बिजली के बोल्ट बाहर थूके, जो विशाल हाथ से हिंसक रूप से टकराए। बहरा करने वाली गड़गड़ाहट की आवाज़ें आसमान में गूंज उठीं। आसमान में बिजली के सुनहरे चाप बेतहाशा टिमटिमाते हुए एक सुनहरा गरजता हुआ बादल बना। गरजता हुआ बादल मुश्किल से बना था जब उसे नीचे उतरते हाथ ने चीर दिया। फिर हाथ ने तुरंत बिजली के ड्रैगन के शरीर को भयानक बल से पकड़ लिया। सिजल, हाथ से पकड़े जाने पर बिजली के ड्रैगन ने बेतहाशा संघर्ष किया। बिजली के बोल्ट लगातार विशाल हाथ पर वार कर रहे थे, जिससे चटकने की आवाज़ आ रही थी। हालांकि विशाल हाथ बिल्कुल भी नहीं हिला। मेरे लिए टूट जाओ। जैसे ही उसने देखा बेतहाशा संघर्ष कर रहे बिजली के ड्रैगन को देखकर जियाओ मिंग ने जोरदार चीख मारी। तुरंत आकाश में हथेली की शक्ति बढ़ गई और एक बहरा विस्फोट के साथ सुनहरा बिजली का ड्रैगन तुरंत कुचल दिया गया। ड्रैगन टुकड़ों में बिखर गया और आकाश में तैरते हुए चिपचिपे सुनहरे तरल के विशाल विस्तार में बदल गया। इस सुनहरे तरल के भीतर एक जबरदस्त और अद्वितीय ऊर्जा उतार चढ़ाव था। सुनहरे तरल के प्रकट होने के बाद पूरे आकाश में काली लपटें फैल गईं। हजारों मीटर आकार का एक विशाल कड़ाही अचानक आकार ले लिया। कड़ाही का ढक्कन खुल गया और एक शक्तिशाली चूषण बल फूट पड़ा। सुनहरे तरल का सागर जो आकाश को भरता था, जैसे स्वर्ग से नीचे गिरती हुई अनगिनत सुनहरी नदियां, पूरी तरह से कड़ाही में समा गईं। इसके नीचे जियाओ मिंग की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। उसने अपनी आस्तीन लहराई और जियान द्वारा प्रदान की गई जड़ी बूटियों के साथ 10,000 से अधिक प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियों की एक विशाल श्रृंखला बाहर तैर गई। उन्होंने आकाश को ढांक लिया, जिससे जड़ी बूटियों का एक विशाल महासागर बन गया। जड़ी बूटियों की समृद्ध सुगंध इतनी मादक थी कि कोई भी इसकी एक ही गंध से उसमें डूब सकता था। एक विचार के साथ काली लपटें बेतहाशा फैल गईं, हर बार औषधीय जड़ी बूटियों के बड़े बड़े झुंडों को बहा ले जातीं। उसके सम्राट क्षेत्र की आत्मा के कुशल नियंत्रण में सैकड़ों विभिन्न प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियां प्रत्येक झटके के साथ व्यवस्थित रूप से शुद्ध औषधीय तरल पदार्थों में बदल गईं। कुछ ही समय में जियाओ मिंग ने 10,000 से अधिक प्रकार की जड़ी बूटियों से निपटने के इस विशाल और जटिल कार्य को अपने दम पर पूरा कर लिया था। इसके अलावा उसने मानसिक थकावट का कोई संकेत नहीं दिखाया। संक्षिप्त, जियाओ मिंग के हाथ ने तेजी से बदलती मुहरें बनाईं और उसने एक धीमी चीख निकाली। उसकी नज़र विशाल कड़ाही पर टिकी रही, क्योंकि 10,000 से ज्यादा औषधीय जड़ी बूटियां बिजली के क्लेश स्वर्ण तरल में विलीन हो गईं। विशाल कड़ाही के भीतर ऊर्जा की एक जीवंत झील बन गई, क्योंकि विभिन्न जड़ी बूटियां और उनके अलग अलग गुण विलीन हो गए। एकीकरण की प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से संघर्ष उत्पन्न हुए। झील की सतह पर घूमती लहरें इतनी शक्तिशाली थीं कि साधारण डूसंत भी झील में बह जाते और भीतर की विशुद्ध ऊर्जा में डूब जाते। इस झील के भीतर की ऊर्जा साधारण डूसंतों की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर थी। काली लपटें पागलपन से घूम रही थीं, जड़ी बूटियों के गुणों को सावधानीपूर्वक प्रबंधित कर रही थीं। अपने सम्राट दायरे की आत्मा की सटीकता के साथ जियाओ मिंग ने इन गुणों को स्पष्ट रूप से समझा, ये जानते हुए कि उन्हें कब संघनित या फैलाना है और कब उनके सम्मिलन को तेज करना है। उसे इस प्रक्रिया की पूरी समझ थी। हालांकि यह एक समय लेने वाला प्रयास था। कम से कम 1 या 2 महीने के बिना 9वीं स्तरीय जुवान लाइटनिंग पिल को परिष्कृत करना असंभव था। जियो मिंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धैर्यपूर्वक अंतिम गोली के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। अध्याय 523, 7 सितारा डूसेंट। अगले महीने तक प्राचीन ड्रैगन द्वीप के ऊपर का आसमान दिन रात गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। दूर आसमान में एक विशाल कड़ाही मंडरा रही थी, जो मंत्रमुग्ध कर देने वाली काली लपटों में घिरी हुई थी, जो किसी की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती थी। जैसे जैसे शोधन प्रक्रिया समाप्त होने वाली थी, जियाओ मिंग, जिसने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थीं, ने धीरे धीरे उन्हें खोला और आकाश में तैरती हुई कड़ाही को देखा। वह मंद मंद मुस्कुराया। कड़ाही के अंदर चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैल गई और सुनहरा तरल पूरी तरह से समाप्त हो गया। हालांकि एक बार तरल सतह के केंद्र में एक सुनहरी गोली चुपचाप तैर रही थी। यह मुट्ठी के आकार की थी और शुद्ध सोने की तरह चमक रही थी। गोली के चारों ओर सुनहरी बिजली लगातार फूट रही थी, साथ ही एक बहरा कर देने वाली गड़गड़ाहट की आवाज़ भी आ रही थी। 9वीं श्रेणी की जुबान गोली, बिजली आपदा गोली, आखिरकार सफलतापूर्वक परिष्कृत हो गई थी। जियाओ मिंग ने संतुष्ट भाव से कड़ाही को देखा और खड़ा हो गया। कीमिया के इस सत्र को उसकी कीमिया शक्ति की पुष्टि करने के लिए भी माना जाता था। 100 जीवनकाल पुनर्जन्म से कीमिया में अपने अनुभव के साथ अपने सम्राट दायरे की आत्मा के साथ उसने पाया कि 9वीं श्रेणी की जुबान गोली को परिष्कृत करना उसके लिए दूसरी प्रकृति की तरह था। धमाका। जैसे ही जियाओ मिंग खड़ा हुआ, कड़ाही के ऊपर का आकाश हिंसक रूप से मंथन करने लगा। एक गरजने वाले बादल जैसा कुछ बन गया।
विशाल ड्रैगन की तरह काली बिजली के धागे बादलों के भीतर घूमते और चलते रहे। बिजली संकट, हो जियाओ मिंग ने यह नज़ारा देखकर मुस्कुराया और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपना हाथ लहराया और उसकी दुर्जय आत्मा शक्ति फैल गई। धीरे धीरे आकाश में गरजने की आवाज़ कम होने लगी। अंत में गरजने वाले बादलों से शुद्ध बिजली की शक्ति उतरी और कड़ाही में मौजूद सुनहरी चमकती गोली पर बरस पड़ी। भनभनाहट, बिजली की शक्ति के प्रवाह के साथ औषधीय गोली में अशुद्धता का अंतिम निशान पूरी तरह से शुद्ध हो गया। इस समय कड़ाही से एक शानदार सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। कड़ाही का ढक्कन जोर से उठाया गया, जिससे चमकती हुई बिजली की क्लेश गोली दिखाई दी, जो आश्चर्यजनक गति से आकाश में उड़ गई। इतने लंबे समय तक तुम्हें परिष्कृत करने की सारी मेहनत के बाद मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। जियाओ मिंग हंसा और एक विचार के साथ उसने जो विशाल आत्मिक शक्ति पहले प्रकट की थी वह एक विशाल हाथ में बदल गई, जो खाली जगह को भेदती हुई निकल गई। एक पल में इसने भागती हुई सुनहरी रोशनी को पकड़ लिया और फिर तेजी से सिकुड़कर जियाओ मिंग के माथे में घुस गया। सुनहरी चमकती औषधीय गोली भी आज्ञाकारी ढंग से उसके सामने लटकी हुई थी। जियाओ मिंग ने अनजाने में राहत की सांस ली, क्योंकि उसने अपने सामने बिल्कुल गोल सुनहरी चमकती गोली को देखा। वह इस गोली में निहित अपार ऊर्जा को महसूस कर सकता था। इस बिजली क्लेश गोली की गुणवत्ता एक साधारण 9वीं श्रेणी की जुबान गोली से भी बढ़कर थी। हालांकि यह शायद ही आश्चर्यजनक था। जियाओ मिंग अब निस्संदेह पूरे डूक्यूई महाद्वीप में शीर्ष की म्यागर था। सामग्री और अपनी खुद की क्षमता दोनों के मामले में वह औसत जुबान से कहीं आगे निकल गया। पिल ग्रैंड मास्टर लाइटनिंग कैलामिटी पिल, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। जियाओ मिंग ने अपने सामने पड़ी सुनहरी चमकती गोली को देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी बाहें मोड़ लीं और लाइटनिंग क्लेश पिल सुनहरी रोशनी की एक धार में बदल गई, जो उसके मुंह में चली गई। धमाका, जैसे ही लाइटनिंग क्लेश पिल उसके शरीर में घुसी, अंदर से एक बेहद हिंसक और अभूतपूर्व उतार चढ़ाव फूट पड़ा। जियाओ मिंग जिस बांस के घर में था वह तुरंत फट गया। पहाड़ की चोटी पर दसियों मीटर गहरा और 1000 मीटर चौड़ा एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया, जिसके बीच में जियाओ मिंग खड़ा था। सिजल, उसके शरीर से लगातार चमकती हुई सुनहरी बिजली बाहर की ओर फैल रही थी और उसकी त्वचा पर गड़गड़ाहट की गहरी गड़गड़ाहट पैदा कर रही थी। चमकीली सुनहरी बिजली की आलिंगन में जियाओ मिंग के लंबे, मूल रूप से काले बाल अब सुनहरे धागों के रूप में दिखाई दे रहे थे, मानो शुद्ध सोने से बने हों। जब उसके शरीर की सतह पर ये परिवर्तन हो रहे थे तो उसके भीतर एक उन्मादी गर्जना हो रही थी। हिंसक बिजली की शक्ति उग्र ड्रैगन में बदल गई, जो उसके भीतर बेतहाशा घूम रहे थे। हालांकि चाहे वे कितने भी उग्र क्यों न हो, उन्हें एक अत्यंत ठोस अदृश्य अवरोध का सामना करना पड़ा, जिसने उन सभी को पीछे धकेल दिया। उसी समय उसके शरीर के भीतर की काली लपटें दहाड़ने लगीं और आक्रामक रूप से इस अराजक ऊर्जा को भस्म कर दिया। एक बार परिष्कृत होने के बाद ये शुद्ध डूक्यूई में बदल गई, जो उसके शरीर में सहज रूप से विलीन हो गई। अपने सम्राट दायरे की आत्मा और काली लपटों की शक्ति की मदद से इस पूरी तरह से निर्मित बिजली आपदा गोली को परिष्कृत करना एक आसान काम बन गया। विशाल गहरे गड्ढे में एक शानदार सुनहरी रोशनी टिमटिमा रही थी और उस रोशनी के भीतर जियो मिंग ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। प्राकृतिक ऊर्जा ने धीरे धीरे कुछ लहरें बनाईं। अंत में ये पर्वत शिखर के ऊपर एकत्र हुई। एक नज़र में ऐसा लगा जैसे कि दुनिया में ज्वार जैसा रहस्यमय दृश्य था। किसी की डूक्यूई के साथ विश्व ज्वार पैदा करना निस्संदेह एक दुर्लभ उपलब्धि थी। अधिकांश 7 स्टार डू सेंट विशेषज्ञों को यह बेहद मुश्किल लगेगा, अगर असंभव नहीं। इस दुनिया में केवल कुछ ही लोग थे जिनके पास ऐसी असाधारण शक्ति थी। अब जियाओ मिंग के लिए इस स्तर तक पहुंचने में सक्षम होने का मतलब था कि उसकी ताकत वास्तव में इस दुनिया के शिखर पर पहुंच गई थी। पहाड़ की चोटी के आसपास कई प्राचीन शून्य ड्रैगन भी आकाश में छोटे पैमाने पर विश्व ज्वार को देखकर भावुक हो गए। हाँ, इस ऊर्जा की अवशिष्ट लहरें मुझे मौत के घाट उतार सकती हैं, हेई किंग ने प्राचीन शून्य ड्रैगन के बीच खुद से कहा। उसकी आंखों में विस्मय की एक हल्की भावना थी। भले ही प्राचीन शून्य ड्रैगन गर्वित प्राणी थे, लेकिन वे शक्तिशाली के प्रति श्रद्धा रखते थे, भले ही यह व्यक्ति उनसे अच्छी तरह परिचित हो। ऊर्जा का उछाल 10 दिनों तक चला, फिर धीरे धीरे कम हो गया। 2 दिन बाद ही ऊर्जा का ज्वार पूरी तरह से समाप्त हो गया। सिजल, जैसे ही ऊर्जा का ज्वार समाप्त होने लगा, अचानक एक सुनहरा प्रकाश स्तंभ विशाल गड्ढे से बाहर निकला, जैसे कि उसने आकाश को चीर दिया हो। दूर से देखने पर यह एक शानदार नज़ारा था। आकाश में ऊपर उठते हुए प्रकाश के सुनहरे स्तंभ से एक आकृति धीरे धीरे उभरी। फिर उसने शून्य में कदम रखा और जमीन पर एक सुंदर लैंडिंग के बाद प्रकाश का सुनहरा स्तंभ फीका पड़ने लगा, अंततः दुनिया से गायब हो गया। जियाओ मिंग ने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा, जहां ऊर्जा का ज्वार पूरी तरह से समाप्त हो गया था। उसके बाल अपनी मूल स्थिति में वापस आ गए थे, लेकिन उसकी जेट ब्लैक पुतलियों में कभी कभी कुछ सुनहरा रंग चमकता था।
जब कोई उन्हें देखता था तो उनमें एक अजीब दबाव होता था। मध्यवर्ती 7 सितारा डूसंत जियाओ मिंग ने अपने शरीर के भीतर की स्थिति को महसूस किया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। बिजली के क्लेश की गोली के प्रभाव ने उसे निराश नहीं किया था। इसने वास्तव में उसे 6 सितारा चरण से आगे और मध्यवर्ती 7 सितारा डूसंत में पहुंचा दिया था। अपनी अनूठी स्वर्गीय ज्वाला के साथ उसकी डुक्यूई बिना किसी अशुद्धता की भावना के अभूतपूर्व स्तर तक परिष्कृत हो गई थी। उसे अपने वर्तमान क्षेत्र को स्थिर करने के लिए और अधिक शोधन की आवश्यकता नहीं थी। ये वास्तव में 9वीं श्रेणी की जुबान बिजली आपदा गोली के योग्य है। मेरे सम्राट दायरे की आत्मा और इस भयानक डुक्यूई के साथ मैं अब हुन तियांडी और गु युआन के साथ मुकाबला कर सकता हूँ। अध्याय 524 शी कबीले में नाटकीय परिवर्तन। सफलता के बाद जियाओ मिंग ने तुरंत एकांत से बाहर नहीं आने का फैसला किया। इसके बजाय उसने जी यान को सूचित करने के लिए एक ध्वनि संचरण भेजा कि वह पहले जा सकती है क्योंकि उसके पास और अधिक गोलियां परिष्कृत करने की योजना थी। छोड़ने का उसका प्राथमिक लक्ष्य कीमिया के माध्यम से अपनी ताकत बढ़ाना था। केवल एक बिजली आपदा गोली को परिष्कृत करना समझदारी नहीं होगी। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जी यान के शब्द खाली जगह में गूंज उठे। ये लड़की, जियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। कुछ और कहे बिना वह वापस बैठ गया और शोधन प्रक्रिया जारी रखी। कीमिया का ये दौर अगले 6 महीनों तक जारी रहा। अंतिम परिणाम ये था कि जियाओ मिंग के कब्जे में 4 और जुबान गोलियां थीं। उनमें से एक को उसने खुद निगल लिया, जिससे उसका साधना क्षेत्र शुरुआती 8 सितारा डूसेंट तक बढ़ गया। हालांकि इस समय उसे लगा कि उसके शरीर ने जुबान गोलियों के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लिया है। चाहे वह कितनी भी गोलियां ले, कोई और सफलता पाना मुश्किल होगा। इसलिए उसने उन्हें लेना बंद करने का फैसला किया। उसके पास अभी भी 9वीं श्रेणी की 3 जुबान गोलियां बची हुई थीं। आज प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति के महान हॉल में माहौल विशेष रूप से भारी था। पत्थर की कुर्सियों की 2 पंक्तियों में बैठे बुजुर्गों के चेहरे पर उदासी के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे थे। बुजुर्गों के इस समूह के लिए ऐसी स्थिति अत्यंत दुर्लभ थी, जिनमें से सभी 4 अंकों की आयु सीमा में थे। हाल ही में उनके पास पहुंची धरती को हिला देने वाली खबर, जिसने पूरे महाद्वीप को झकझोर कर रख दिया था, इस असामान्य मनस्थिति का कारण थी। 8 प्राचीन कुलों में से एक शी कबीला रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था, ठीक वैसे ही जैसे कुछ समय पहले लिंग कबीला गायब हो गया था। हालांकि गु कबीले या हुन कबीले जितना प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन शी कबीला निस्संदेह एक दुर्जय शक्ति थी। वे 8 प्राचीन कुलों में से एक के रूप में कुछ भी साधारण नहीं थे। शी कबीले ने हमेशा कम प्रोफाइल रखा था और केंद्रीय मैदानों में उनके बारे में बहुत कम अफवाहें या कहानियां थीं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि वे कम प्रोफाइल रखते थे, इसका मतलब यह नहीं था कि वे कमज़ोर थे। वे पृथ्वी गुंडू क्यूई में विशेषज्ञ थे और अपने भौतिक शरीर को संयमित करने में उन्हें बहुत महारत हासिल थी। उनकी युद्ध शक्ति काफ़ी दुर्जेय थी, कम से कम लिंग कबीले से तो ज़्यादा ही मजबूत थी। उनके क्षेत्र में कई शक्तिशाली विशेषज्ञ थे और उनकी विरासत असाधारण रूप से समृद्ध थी। हालांकि इतनी बड़ी नींव वाला ये सुपर गुट रातों रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। बस इसके बारे में सोचना ही किसी की रीढ़ में सिहरन पैदा करने के लिए पर्याप्त था। शी कबीला लिंग कबीले की तरह ही गायब हो गया था। उनके गायब होने से पहले उनके दोनों क्षेत्र बंद हो गए थे। जब क्षेत्र फिर से खोले गए तो कबीले के लाखों सदस्य और वंशज कहीं नहीं मिले। उनमें से एक भी नहीं बचा। भले ही प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति के पास 2 शे प्राचीन भगवान के जेड पर डिज़ाइन थे, लेकिन वे गारंटी नहीं दे सकते थे कि वे इस परिमाण का कुछ हासिल कर सकते हैं। थोड़ी देर तक भारी माहौल रहने के बाद शीर्ष पर शानदार बैंगनी क्रिस्टल सिंहासन पर बैठे जी यान ने चुप्पी तोड़ी। हमने शी क्षेत्र में भेजे गए सदस्यों से क्या पाया है? वह भी अभी जियाओ मिंग की रखवाली करके लौटी थी और उसे स्थिति के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा और फिर पीछे बैठे झूली ने जो जानकारी इकट्ठा की थी उसे साझा करना शुरू किया। महाराज, खबर फैलने के बाद विभिन्न गुटों के विशेषज्ञ शी कबीले के दायरे में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन उन्हें बस एक खामोश और बेजान जगह मिली। चूंकि हम खाली दायरे में स्थित हैं, इसलिए हमारे कबीले ने थोड़ी देर बाद जांच की और जो हमने पाया वह दूसरों से अलग नहीं था। बुजुर्ग झूली ने अपना सिर हिलाया। वह समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सी भयानक शक्ति शी कबीले के डू संतों सहित लाखों लोगों के अस्तित्व को मिटा सकती है। शी कबीले का मुखिया 7 सितारा डू संत भी था। सेंट्रल प्लेन्स जैसे पुराने राक्षसों से भरे देश में भी इतनी ताकत एक ही झटके में दुनिया को हिला सकती थी। ऐसे दुर्जय व्यक्तियों वाले कबीले का गायब हो जाना किसी भयानक बात से कम नहीं था। अपनी सीट पर झुककर जियान ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। वह स्पष्ट रूप से उत्तर से असंतुष्ट थी। एल्डर झूली को पता था कि उनका उत्तर बहुत जानकारीपूर्ण नहीं था, लेकिन उनके पास देने के लिए कोई अन्य जानकारी नहीं थी। वह केवल इतना ही जोड़ सकते थे, फिलहाल हमें संदेह है कि यह गो कबीले या हुन कबीले का काम था। एल्डर झूली का संदेह निराधार नहीं था।
ये सभी प्राचीन कबीले अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे और हजारों वर्षों तक बिना डगमगाए खड़े रहे। फिर भी 5 साल से भी कम समय में 2 कबीले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। एक बार संयोग हो सकता है, लेकिन 2 बार संकेत मिलता है कि कुछ गड़बड़ है। इसके अलावा शी कबीले और लिंग कबीले को गायब करने के लिए इस्तेमाल किए गए तरीके आश्चर्यजनक रूप से समान थे। ये सभी के लिए स्पष्ट था कि यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि कोई छिपा हुआ एजेंडा था। प्राचीन कबीलों को गुप्त रूप से मिटाने की क्षमता किसी एक विशेषज्ञ की क्षमता में नहीं थी। इसके लिए एकजुट बल की शक्ति की आवश्यकता थी, और इस महाद्वीप पर केवल 2 ताकतें ही थीं जो लिंग कबीले और शी कबीले को मिटा सकती थीं। वे हुन कबीले और गु कबीले थे। एल्डर जूली का संदेह इसी तर्क पर आधारित था। हालांकि वास्तव में कोई भी कबीला अपनी ज्ञात शक्तियों के आधार पर ऐसे कार्यों को पूरा नहीं कर सकता था, लेकिन इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी। इन 2 कबीलों को सबसे मजबूत किसने बनाया? जूली अकेले ऐसे विचार रखने वाले नहीं थे। वर्तमान में सेंट्रल प्लेन्स में कई लोग अटकलें लगा रहे थे और संदेह पाल रहे थे, जो सभी इन 2 कबीलों की ओर इशारा कर रहे थे। हुन कबीले ने इन संदेहों के बारे में चुप रहकर अपने सामान्य व्यवहार पर कायम रहे। हालांकि गु कबीले को ये कुछ हद तक परेशान करने वाला लगा। उन्होंने पहले अन्य प्राचीन कुलों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे थे, लेकिन लिंग कबीले और शी कबीले के गायब होने के बाद उनके संबंध अजीब हो गए थे। अन्य कुलों ने आशंकाएं पालनी शुरू कर दीं, यहाँ तक कि जो नियमित आदान प्रदान हुआ करते थे वे भी अचानक बंद हो गए। इससे गु कबीले के लोग असहज स्थिति में आ गए, इतना कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वयस्कता समारोह के लिए निमंत्रण जारी करें या नहीं। अगर उन्होंने दूसरों को आमंत्रित किया और कोई नहीं आया, तो क्या ये बहुत शर्मनाक नहीं होगा? इस तरह के अनुचित आरोपों का सामना करते हुए गु कबीले कुछ हद तक व्यथित दिखाई दिए। हालांकि इस घटना ने आखिरकार उन्हें कुछ हद तक सतर्क कर दिया। घटनाएं उनके लिए अच्छी नहीं थीं। ये स्पष्ट था कि इन घटनाओं के पीछे के मास्टरमाइंड के पास उनके कबीले को लेकर भी योजनाएं हो सकती हैं। उनकी बढ़ती जागरूकता के बावजूद सबसे शक्तिशाली कबीले के रूप में उनकी स्थिति ने उन्हें अभी भी कुछ हद तक भ्रमित कर दिया था। उन्होंने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की थी। बेशक महान हॉल में प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति के सदस्य गु कबीले की स्थिति से अनजान थे। उनकी नज़र में हुन कबीले और गु कबीले दोनों ही समान रूप से संभावित अपराधी लग रहे थे। एल्डर जूली के बोलने के बाद सभी ने सहमति में सिर हिलाया। ये वास्तव में एक अच्छी बात है। अगर लिंग और शी कबीले वास्तव में किसी प्राकृतिक आपदा के कारण गायब हो गए, तो महामहिमपूर्ण ड्रैगन सम्राट गहरी मुसीबत में पड़ सकते हैं। जी यान के बगल में बूढ़े और प्रतिष्ठित जूकुन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। उनका स्वर उदासीन था, थोड़ी भावना दिखा रहा था। वह गलत नहीं था। टूशे प्राचीन भगवान के जेड के 8 टुकड़े 8 प्राचीन कुलों में बिखरे हुए थे। अगर गायब होना वास्तव में किसी प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ था, तो प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति गायब जेड टुकड़ों की खोज कहाँ करेगी? अगर पर्दे के पीछे कोई कठपुतली संचालक घटनाओं का संचालन कर रहा था, तो कम से कम प्राचीन जेड को वापस पाने की कुछ उम्मीद थी। भले ही वह मास्टरमाइंड बेहद शक्तिशाली था, लेकिन वे डरते नहीं थे। स्वर्गीय न्यायालय और प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति के साथ मिलकर काम करने से 20 से अधिक दूसंत थे। सतह पर गु कबीले के दूसंत इतने अधिक नहीं थे। इसके अलावा जियाओ मिंग की ताकत आश्चर्यजनक दर से बढ़ती रही। उन्हें किस बात का डर था? इस विचार को ध्यान में रखते हुए सभी के चेहरे काफी हद तक शांत हो गए। हे जियाओ मिंग, ये भावी दामाद वास्तव में काफी उल्लेखनीय था। शुरुआत में उसका विरोध न करना निश्चित रूप से सही निर्णय था। अध्याय 525। आराम से बैठो और लाभ उठाओ। भले ही वे थोड़ा आराम कर चुके थे, प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति को अभी भी आवश्यक तैयारी करनी थी। कोई नहीं जानता था कि इन घटनाओं के पीछे छिपे हाथ उन्हें भी निशाना बनाएंगे, इसलिए बुजुर्गों ने इस मामले पर चर्चा शुरू कर दी। सिंहासन पर बैठी जी-यान कुछ ऊब के साथ उनकी चर्चा देख रही थी। ऐसे मामलों में उसे चर्चा समाप्त होने के बाद ही निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। कुछ देर तक चुपचाप सुनने के बाद जब वह खड़ी हुई तो उसका सुंदर चेहरा उत्साह से चमक उठा। जियाओ मिंग, उसकी पुकार की आवाज़ पर सभी ने सहज रूप से अपनी चर्चा रोक दी और प्रवेश द्वार की ओर मुड़ गए। उन्होंने जियाओ मिंग को देखा, जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और उनके काले बाल उनके कंधों से नीचे तक लहरा रहे थे। उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। यह एक और सफलता है। कई शक्तिशाली बुजुर्ग जिनकी ताकत प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति में सबसे ऊपर थी, जिनमें जूजुन भी शामिल थे, जियाओ मिंग को देखकर अपनी पुतलियां सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे जियाओ मिंग की उपस्थिति को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकते थे। अगर उन्होंने जियाओ मिंग को अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो उन्हें लगता कि जियाओ मिंग जिस जगह पर खड़ा था वह सिर्फ खाली हवा थी। इस अजीब स्थिति का सामना करते हुए प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति के वर्तमान सबसे मजबूत सदस्य जूजुन के पास कहने के लिए सबसे ज्यादा था।
उसकी ताकत शुरुआती 8 सितारा चरण में थी, और अगर जियाओ मिंग केवल अपने सम्राट दायरे की आत्मा पर निर्भर था तो उसके लिए अपने आभा को अपने सामने इतनी खूबसूरती से छिपाना बिल्कुल असंभव था। वर्तमान स्थिति में इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि जियाओ मिंग का दायरा उसके बराबर आ गया था या उससे भी आगे निकल गया था। ये सोचना कि आधे साल से थोड़ा ज्यादा समय पहले जियाओ मिंग केवल मध्यवर्ती 6 सितारा डूसेंट चरण में था और अब इतने कम समय में वह 8 सितारा डूसेंट चरण तक पहुंच गया था। झू जुन को झटका लगा, लेकिन जब उसने जियाओ मिंग की पहचान एक किमियागर के रूप में देखी और हाल के दिनों में प्राचीन ड्रैगन द्वीप के ऊपर आसमान में छाए गरजते बादलों के बारे में सोचा तो उसे कुछ राहत महसूस हुई। जियाओ मिंग को किमियागर किसने बनाया? हालांकि जियाओ मिंग पूरे महाद्वीप पर एकमात्र किमियागर था जो इस तरह की उपलब्धि हासिल करने में सक्षम था। यह अच्छा था। उसके जैसे शक्तिशाली भावी दामाद के साथ पूर्व ड्रैगन सम्राट को बचाने की उम्मीद और भी अधिक थी। मैं अभी एकांत से बाहर आया हूं और महसूस किया है कि आप सभी यहाँ हैं। मुझे आशा है कि मैंने किसी महत्वपूर्ण बात में बाधा नहीं डाली है। आप क्या चर्चा कर रहे हैं? जियाओ मिंग ने उपस्थित सभी लोगों के हैरान भावों को देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ पूछा। अपनी ताकत के साथ वह आसानी से अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करके पता लगा सकता था कि वे क्या चर्चा कर रहे थे, लेकिन सम्मान के कारण उसने ऐसा करने से परहेज किया। जियान आगे बढ़ी और जियाओ मिंग की बांह पकड़ी, उसे अपने बगल में बैठने के लिए आमंत्रित किया। फिर उसने उसे शी कबीले के विनाश के बारे में बताना शुरू किया। हालांकि बड़ों को आश्चर्य हुआ कि जियाओ मिंग इस खबर से आश्चर्यचकित नहीं हुआ। बुजुर्गों ने उत्सुकता से पूछा, जियाओ मिंग, तुम ऐसी क्यों लग रही हो जैसे तुम्हें इसकी उम्मीद थी? क्या तुमने इस घटना की भविष्यवाणी की थी? जियान ने भी जियाओ मिंग को उत्सुकता से देखा। उसने उससे कुछ बातें कही थीं, लेकिन वह पूरी तरह से विवरण से अवगत नहीं थी। सभी की उत्सुक आंखों के सामने जियाओ मिंग शांत रही और धीरे से बोली, वास्तव में ये हुन कबीले का काम था। क्या? जैसे ही ये शब्द बोले गए सभी हैरान रह गए। जहां उन्हें हुन कबीले के बारे में संदेह था वहीं उन्हें गो कबीले के बारे में भी संदेह था। वे जियाओ मिंग जितने आश्वस्त नहीं थे। जियाओ मिंग ने उनके भ्रमित भावों को देखकर थोड़ा मुस्कुराया। शायद तुम्हें पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन हुन कबीला काफी समय से टॉशे प्राचीन भगवान के जैद के टुकड़े प्राप्त करने की योजना बना रहा है। तुम्हें पता होगा कि मेरे जियाओ परिवार के पास टॉशे प्राचीन भगवान के जैद का एक टुकड़ा है। हुन कबीले ने इसे हमसे छीनने के कई प्रयास किए हैं। हुन को सफल होने से रोकने के लिए स्वर्गीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। जियान इस मामले को बहुत अच्छी तरह से जानता है। वास्तव में गो कबीले को भी टॉशे प्राचीन भगवान के जैद के टुकड़े इकट्ठा करने में दिलचस्पी थी, लेकिन वे हुन कबीले की तरह उत्साही नहीं थे और उनके पास कोई विशेष योजना नहीं थी। जियाओ मिंग ने गो कबीले का कोई उल्लेख नहीं किया क्योंकि वह बोलना जारी रखता था। इसलिए हुन कबीले के पास कार्रवाई करने के लिए कारण और प्रेरणा है। यह प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति के बुजुर्गों को यह सुनकर अभी भी संदेह था। जियाओ मिंग ने परवाह नहीं की और हुन कबीले की ताकत के बारे में उन्हें शिक्षित करना जारी रखा। जानकारी के स्रोत के बारे में बहुत अधिक विस्तार से बताने के अलावा उन्होंने कोई विवरण नहीं छोड़ा। जब उन्होंने सुना कि हुन कबीले में कम से कम 4-8 सितारा डूसंत, 8 या 9-7 सितारा डूसंत, साथ ही निहिलिटी भक्षण ज्वाला और हुन तियांडी 2-9 सितारा डूसंत हैं, तो हॉल में सन्नाटा छा गया। कारण सरल था, हुन कबीले की ताकत वास्तव में भयानक थी। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति की वर्तमान ताकत में केवल 2 प्रारंभिक 8 सितारा डूसंत और एक उन्नत 7 सितारा डूसंत शामिल थे। जियान अपने स्तर से ऊपर लड़ सकती थी और उसे एक उच्च सितारा भी माना जाता था विशेषज्ञ। फिर भी झूकुन के बंद होने के बाद हुन कबीला कम से कम 3 या 4 प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजातियों से निपट सकता था। ये रहस्योद्घाटन दिमाग को चकरा देने वाला था। इसने समझाया कि हुन कबीला शी कबीले और लिंग कबीले को क्यों मिटाने में सक्षम था। प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति की तुलना में ये 2 प्राचीन कबीले बहुत कमजोर थे। चुप प्राचीन शून्य ड्रैगन को देखकर जियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि इस तथ्य को स्वीकार करना कठिन था, लेकिन उसे यह कहना पड़ा। अब जब शी कबीले का विनाश हो चुका था तो हुन कबीला स्पष्ट रूप से अपना कदम उठाने के लिए तैयार था। अगर उसने हुन कबीले को कार्रवाई करने और शेष 4 प्राचीन कबीलों को मिटाने की अनुमति दी तो वह अकेला नहीं डरेगा। 8 सितारा डूसेंट चरण में अपनी सफलता के साथ उसे अब डरने की कोई बात नहीं थी। वह अपनी पीठ के पीछे एक हाथ बांधकर अन्य 8 सितारा डूसंतों के खिलाफ जीत सकता था। यहाँ तक कि शून्यता भक्षण ज्वाला भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। अब वह जब चाहे अपनी मूल ज्वाला को भस्म कर सकता था और उसके बाद उसे अपने साधना क्षेत्र में भी वृद्धि प्राप्त होगी। गु युआन और हुन तियांदी जैसे लोगों के खिलाफ भी, जो दोनों उन्नत 9 सितारा डूसंत थे, उन्हें सीधे टकराव में भी उनका सामना करने का आत्मविश्वास था। हालांकि वह अकेला नहीं था।
अगर हुन कबीले ने अचानक हमला किया तो हुन कबीले ने सदियों से जो तैयारियां की थीं, उन्हें देखते हुए अगर वे एक बहुत शक्तिशाली संरचना का उपयोग करते तो यह उसके लिए सिरदर्द बन जाता। इसलिए एक आवश्यक अनुस्मारक की आवश्यकता थी। इससे उनकी सतर्कता भी बढ़ेगी। किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए अपने स्वयं के गठन और बचाव को स्थापित करना सबसे अच्छा होगा। कुछ समय के लिए गमगीन माहौल बना रहा और बुजुर्गों के चेहरों पर चिंता के भाव देखकर जियाओ मिंग ने उन्हें आश्वस्त करने के लिए बात की। कृपया सभी निश्चिंत रहें, मैंने हाल ही में अपने साधना क्षेत्र में एक सफलता प्राप्त की है। मैं अब एक कमज़ोर 9 सितारा डू संत को मुश्किल से संभाल सकता हूँ। जहाँ तक पूर्व ड्रैगन सम्राट के साथ स्थिति का सवाल है, मैं जियान के पिता को बचाने के लिए चुपचाप खड़ा नहीं रहूँगा और कुछ नहीं करूँगा। इसके अलावा प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति स्वर्गीय न्यायालय का हिस्सा है। पारिवारिक संबंधों और नैतिक कर्तव्य दोनों के कारण स्वर्गीय न्यायालय पूर्व ड्रैगन सम्राट के बचाव का समर्थन करेगा। हालांकि वह आश्वस्त था, लेकिन जियाओ मिंग ने अपने सभी विचार प्रकट नहीं किए। बड़ों के पास उसके शब्दों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था। उन्हें जियाओ मिंग, इस भावी दामाद के बारे में कुछ जानकारी थी। जियाओ मिंग एक निर्दयी चरित्र था जो हॉल ऑफ सोल्स के पहले तियानजुन को हराने में सक्षम था जब वह 8 सितारा डू वेनेरेट था। अब एक 9 सितारा डू संत को 8 सितारा डू संत के रूप में लेना कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती थी और इसके बारे में झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बुजुर्गों के बीच मूड कुछ हद तक शांत हो गया। क्या हमें अन्य प्राचीन कुलों को हुन कबीले से सावधान रहने के लिए सूचित करना चाहिए? यदि हुन कबीला सफल हो जाता है तो ये हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकता है। किसी और ने भी जियाओ मिंग की तरह ही सोचा। कोई ज़रूरत नहीं है, वे हम पर विश्वास नहीं करेंगे। हमें बस आराम से बैठना है और जब वे आपस में लड़ना शुरू करेंगे तो लाभ उठाना है। इन अन्य प्राचीन कुलों को जियाओ मिंग पर उतना भरोसा नहीं था जितना कि प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति को था। इसलिए वे उसकी चेतावनियों पर आसानी से विश्वास नहीं करेंगे। स्थिति का लाभ उठाने के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा करना बेहतर था। अध्याय 526 सेंट्रल प्लेन्स में हाल ही में हुए घटनाक्रम। जियाओ मिंग के पीछे बैठकर लाभ उठाने के निर्णय के बारे में प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति के बुजुर्गों ने कोई आपत्ति नहीं जताई। प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति के पास टॉशे प्राचीन भगवान के जैड का कोई टुकड़ा नहीं था। उन्हें अत्यधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि जियाओ मिंग के पास प्राचीन जैड का एक टुकड़ा था, वह काफ़ी शक्तिशाली था और उसे स्वर्गीय न्यायालय का समर्थन प्राप्त था। इसने उसे अन्य प्राचीन कुलों की तुलना में कहीं अधिक दुर्जय बना दिया जो अपने स्वयं के क्षेत्रों में अलग थलग रहे। इस समय अन्य 8 प्राचीन कुलों को ही इसका सबसे बुरा परिणाम भुगतना पड़ा। यदि सबसे बुरा हुआ तो जियाओ मिंग आसानी से टॉशे प्राचीन भगवान के जैड को फेंक सकता था। किसी भी मामले में हुन कबीले को पूर्व ड्रैगन सम्राट की स्थिति का पता नहीं था। एक बार जब पूर्व ड्रैगन सम्राट को बचा लिया गया और उसने जियाओ मिंग के साथ सेना में शामिल हो गया तो हुन कबीले ने अपना लाभ खो दिया। हालांकि प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति को यकीन नहीं था कि क्या पूरा टॉशे प्राचीन भगवान का जैड पूर्व ड्रैगन सम्राट की स्थिति को रिकॉर्ड करेगा। इसलिए उन्हें इस योजना को बैकअप के रूप में मानना पड़ा। सबसे अच्छा परिदृश्य पूर्व ड्रैगन सम्राट को खुद बचाना होगा। ये देखते हुए कि बुजुर्गों की ओर से कोई आपत्ति नहीं थी, जियाओ मिंग ने 3 शेष 9वीं स्तरीय जुबान गोलियां निकालीं। इन 3 गोलियों के दिखाई देते ही ग्रेट हॉल औषधीय जड़ी बूटियों की खुशबू से भर गया। बुजुर्गों की निगाहें तुरंत गर्म हो गईं। उनमें से किसी ने भी पहले कभी इस ग्रेड की गोलियां नहीं ली थीं और उनमें से कुछ ने तो उन्हें कभी देखा भी नहीं था। जियान ने धीरे से अपनी नाजुक नाक उठाए और उत्सुकता से पूछा, जियाओ मिंग, ये क्या हैं? ये 9वीं स्तरीय जुबान गोलियां हैं जिन्हें मैंने परिष्कृत किया है। हमें हुन कबीले का सामना करने के लिए अपनी ताकत बढ़ाने की ज़रूरत है। इसलिए इन गोलियों को वितरित करने की व्यवस्था करें। उनकी प्रभावशीलता को अधिकतम करने का प्रयास करें। प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति में स्वर्गीय न्यायालय की तुलना में अधिक विशेषज्ञ थे, इसलिए जियाओ मिंग ने जुबान की गोलियां जियान को सौंप दीं। जियान ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं इसे ठीक से व्यवस्थित कर दूंगा। जैसे ही उसने कहा, उसका ड्रैगन रोब लहराया और तीनों गोलियां तुरंत गायब हो गईं। जिन लोगों ने औषधीय सुगंध को सूंघा वे इसे देखकर थोड़ा हिचकिचाए बिना नहीं रह सके। खासकर कम ताकत वाले, वे अच्छी तरह से जानते थे कि ये गोलियां उनकी प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए मजबूत लोगों को दी जाएंगी। फिर भी किसी ने शिकायत नहीं की। लाभों का आनंद लेने का मतलब जिम्मेदारी उठाना भी था। इसके अलावा जियाओ मिंग के कीमियागर होने के नाते क्या भविष्य में जुबान की गोलियां खत्म होने की चिंता करने की कोई ज़रूरत थी? इन विचारों के साथ कई बुजुर्गों की निगाहें कुछ हद तक उत्सुक हो गईं। उनकी नज़रों से अनजान जियाओ मिंग जियान को गोलियां स्वीकार करते हुए देखकर खड़ा हो गया। मैं काफ़ी समय से सेंट्रल प्लेन्स से दूर हूँ। अब जब हमने सब कुछ तय कर लिया है तो मेरे जाने का समय आ गया है। तुम अब जा रहे हो? ये बहुत अचानक है। जियान और बुजुर्ग हैरान रह गए।
जियाओ मिंग अभी अभी एकांत से बाहर आया था। गोली सभा कुछ दिनों में आयोजित की जाएगी। मैं कई महीनों से अनुपस्थित हूँ, अब वापस जाकर देखने का समय है। तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, जी यान ने तुरंत कहा। आपको सबसे पहले प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति के मामलों का ध्यान रखना चाहिए। प्राचीन ड्रैगन द्वीप को भी पवित्र गोली शहर के लिए एक स्थिर स्थानिक चैनल स्थापित करने की आवश्यकता है। ठीक है, जी यान ने कुछ अनिच्छा से सिर हिलाया। जियाओ मिंग ने हंसते हुए जी यान के लंबे रेशमी बैंगनी बालों को बिखेरा। बस कुछ ही दिन का अंतर है, इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पिता को छुड़ाने के बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा और हमारे पास साथ में बहुत समय होगा। जी यान ने यह सुनकर अचानक अपना सिर उठाया। ये पहली बार था जब जियाओ मिंग ने बताया था कि वह उससे कब शादी करेगा। उसका मूड तुरंत अनिच्छा से उत्साह में बदल गया। सच में? बेशक, ये झूठ क्यों होगा? क्या तुम तैयार नहीं हो? जियाओ मिंग की आवाज़ कोमल और आश्वस्त करने वाली थी क्योंकि उसने जी यान के बिखरे बालों को वापस अपनी जगह पर रख दिया था। प्राचीन शून्य ड्रैगन जनजाति ने हमेशा उनके रिश्ते को स्वीकार किया था। इतने सारे बुजुर्गों के सामने इस बात को सामने लाकर यह जियान और जनजाति को औपचारिक प्रतिबद्धता देने का उसका तरीका था। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मुझे सिर्फ जियाओ मिंग चाहिए, कोई और नहीं। हे। जियान जियाओ मिंग की बाहों में कूद गई और उसके चेहरे पर चूमने लगी। उसका दिल खुशी से भर गया। उसकी बहनें मेडुसा, जियाओ यी जियान और किंगलिन पहले ही जियाओ मिंग से शादी कर चुकी थीं। अब आखिरकार उसकी बारी थी। बुजुर्गों ने जल्दी से अपना सिर घुमाया, दृश्य को न देखने का नाटक करते हुए, लेकिन उनके दिल में वे जियाओ मिंग के हाव भाव से काफ़ी प्रसन्न थे। औपचारिक प्रतिबद्धता करना ही सही था। चमकदार जियान के साथ कुछ और शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद जियाओ मिंग ने अपनी आस्तीन लहराई और उसके बगल में एक स्थानिक दरार खुल गई। सभी को अलविदा कहने के बाद वह उसमें कदम रखा। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, स्थानिक दरार धीरे धीरे खत्म हो गई। जियान को खुशी से भरे चेहरे के साथ फीकी दरार को घूरते हुए छोड़ दिया। ... स्वर्गीय न्यायालय में वापस आकर जियाओ मिंग अपनी अनुपस्थिति के दौरान हुए परिवर्तनों को देखे बिना नहीं रह सका। जिन महीनों में वह दूर रहा था, स्वर्गीय न्यायालय का प्रभाव और शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। हॉल ऑफ सोल्स को हराने के बाद स्वर्गीय न्यायालय की गति मजबूत बनी रही, जिससे विभिन्न संप्रदायों और गुटों से अनुमोदन की स्वीकृति मिली। किसी गुट की ताकत न केवल प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की उसकी तन्यकता से निर्धारित होती थी, बल्कि अपनी सफलता के बाद भ्रष्टाचार का सामना करने की उसकी क्षमता से भी निर्धारित होती थी। कई गुट अपनी सफलता के बाद ढह गए थे। इसने न केवल सत्ता हासिल करने बल्कि इसे बनाए रखने की कठिनाई को भी प्रदर्शित किया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि स्वर्गीय न्यायालय ने दोनों पहलुओं में उत्कृष्टता हासिल की थी। जियाओ मिंग की वापसी स्वर्गीय न्यायालय के लिए एक सुखद आश्चर्य के रूप में आई। आखिरकार केंद्रीय मैदानों ने उनकी अनुपस्थिति में बहुत उथल पुथल का अनुभव किया था, खासकर शी कबीले के विनाश के साथ। इन घटनाओं के जवाब में स्वर्गीय न्यायालय ने एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई थी। इस बैठक के दौरान जियाओ मिंग को सेंट्रल प्लेन्स में नवीनतम घटनाक्रमों के बारे में जानकारी दी गई। शी कबीले के विनाश की खबर के अलावा सबसे महत्वपूर्ण विकास 8 प्राचीन कुलों में से शेष 3 द्वारा अचानक बनाया गया गठबंधन था, याओ कबीला, लेई कबीला और यान कबीला। इस गठबंधन को 3 कबीले गठबंधन के रूप में जाना जाता है, जिसकी घोषणा शी कबीले के गायब होने के 1 महीने बाद 1 दिन पहले ही की गई थी। 3 कबीले गठबंधन के गठन का अन्य गुटों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ये पहली बार था जब प्राचीन समय से 3 प्राचीन कुलों ने गठबंधन बनाया था। आखिरकार प्राचीन कबीले बहुत प्रतिस्पर्धी थे और कई बार एक दूसरे से लड़ चुके थे। तीनों कबीलों के लिए अपने मतभेदों को दूर करना और गठबंधन बनाना आसान काम नहीं था। लेकिन इस बार तीनों कबीले शी कबीले के विनाश से वास्तव में डरे हुए थे। वे अगला लिंग कबीला या शी कबीला नहीं बनना चाहते थे। वे इतने मूर्ख नहीं थे। अगर वह रहस्यमयी काला हाथ चुपचाप शी कबीले और लिंग कबीले को मिटा सकता है, तो उनके लिए भी उन्हें मिटाना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। अपने कबीले की वंशावली की रक्षा के लिए उनके पास सेना में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 3 कबीले गठबंधन के गठन का निश्चित रूप से स्वर्गीय न्यायालय पर प्रभाव पड़ा। आखिरकार स्वर्गीय न्यायालय केंद्रीय मैदानों में प्रमुख शक्ति थी। हालांकि स्वर्गीय न्यायालय के अधिकांश सदस्यों की चिंताएं कम हो गईं, क्योंकि 3 कबीले गठबंधन ने अपने गठबंधन की घोषणा करने के बाद केंद्रीय मैदानों में कोई तत्काल कदम नहीं उठाया। इसके बजाय उन्होंने अपने क्षेत्रों को जोड़ने के लिए बहुत प्रयास किए। एक बार जब उन्होंने अपने क्षेत्रों को जोड़ लिया, तो उन्होंने शी कबीले के क्षेत्र में विशेषज्ञों को भेजना शुरू कर दिया, ताकि वे सबूत या सुराग पा सकें जो पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड को उजागर कर सकें। स्वर्गीय न्यायालय भी खोज में शामिल हो गया। संभवतः अपने पुराने प्रतिद्वंद्वियों आत्माओं के हॉल के साथ गहरी प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित होकर स्वर्गीय न्यायालय ने हुन कबीले पर मास्टरमाइंड के रूप में अपनी जांच केंद्रित की।
सहमत युद्ध में हॉल ऑफ सोल्स की हार के बाद से हॉल ऑफ सोल्स के बारे में कोई भी प्रासंगिक जानकारी सामने नहीं आई थी। ऐसा लग रहा था कि सेंट्रल प्लेन्स में कभी प्रमुख स्थान रखने वाली शक्ति धीरे धीरे लोगों के दिमाग से फीकी पड़ने की कोशिश कर रही थी। उनके कार्य समझौते की शर्तों के अनुसार लग रहे थे, लेकिन उनके व्यवहार में कुछ असामान्य था। हर किसी को ये बात हैरान कर रही थी कि हालांकि स्वर्गीय न्यायालय ने हॉल ऑफ सोल्स और हुन कबीले की गतिविधियों की जांच करने के लिए कई जासूस भेजे थे, लेकिन उन्हें अभी तक कोई मूल्यवान जानकारी नहीं मिली थी। अंत में उन्हें अपने अधिकांश कर्मियों को वापस बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन दो प्रमुख घटनाओं के अलावा क्षितिज पर एक और बड़ी घटना थी। ये निश्चित रूप से पिल गैदरिंग थी। अध्याय 527 पिल गैदरिंग की शुरुआत। सेंट्रल प्लेन्स में उथल पुथल ने पिल गैदरिंग के आयोजन को प्रभावित नहीं किया। पिछले कुछ दिनों में जैसे जैसे पिल गैदरिंग नज़दीक आ रही थी, पवित्र पिल सिटी की आबादी में काफ़ी वृद्धि हुई थी और इस विशाल क्षेत्र में लोगों की अनगिनत धाराएं देखी जा सकती थीं। बेशक आबादी में वृद्धि अपने साथ कुछ समस्याएं भी लेकर आएगी, लेकिन सौभाग्य से स्वर्गीय न्यायालय कोई साधारण गुट नहीं था। वे व्यवस्था बनाए रखने में काफ़ी प्रभावी थे। इस प्रकार सबसे खराब दंगे और गड़बड़ी से बचा गया। हालांकि जैसे जैसे पिल गैदरिंग नज़दीक आ रही थी, पूरा पवित्र पिल सिटी उत्तेजित हो गया। पिल गैदरिंग न केवल पिल क्षेत्र में एक प्रमुख घटना थी, बल्कि पूरे सेंट्रल प्लेन्स और यहाँ तक कि पूरे महाद्वीप के लिए भी एक प्रमुख घटना थी। अनेक कीमियागर पिल गैदरिंग में चमकने का सपना देखते थे, एक नया चमकता सितारा बनने का जिसे महाद्वीप के लोग पहचानेंगे। उत्साह की सतह के नीचे कुछ छिपी धाराएं भी थीं। इस साल की गोली सभा पिछले वाले से अलग थी। इस सभा में इतिहास में सबसे ज्यादा प्रतिभागियों के आने की उम्मीद थी। 3000 जलती हुई ज्वाला के कारण कई गुटों ने अपने कीमियागर भेजे थे। ये स्पष्ट था कि वे स्वर्गीय ज्वाला प्राप्त करने के लिए दृढ़ थे। ये गोली सभा अनगिनत उत्कृष्ट साधकों के लिए एक क्षेत्र के रूप में भी काम करेगी जिन्होंने अपना जीवन कीमिया के लिए समर्पित कर दिया था। उनके सभी वर्षों के अभ्यास और कड़ी मेहनत इस पल के लिए थे। अनगिनत कीमियागर इस भव्य गोली सभा में वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा और होड़ करेंगे। जियोमिंग की वापसी के तीसरे दिन जैसे ही सुबह की पहली किरणें पृथ्वी को ढकने वाली रात की चादर को तोड़ती हैं, पूरा पवित्र गोली शहर उन्माद में फट जाता है। आज पवित्र गोली शहर वास्तव में जनता का ध्यान आकर्षित करेगा। पूरे सेंट्रल प्लेन्स से सभी की निगाहें यहां आकर उस व्यक्ति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी जो इस सबके अंत में खड़ा होगा। डुक्यूई महाद्वीप के सभी कोनों से एकत्रित कीमिया प्रतिभाओं में से जो आज सबसे अलग खड़ा होगा, वह निस्संदेह स्वर्ग का सच्चा गौरव होगा। बिना किसी अपवाद के हर पिल गैदरिंग चैंपियन ने डुक्यूई महाद्वीप के इतिहास में एक शानदार विरासत छोड़ी थी। इसके परिणामस्वरूप पिल गैदरिंग की प्रतिष्ठा तेजी से बढ़ी थी। जो कोई भी अंतिम चैंपियन बन सकता था, वह निस्संदेह डुक्यूई महाद्वीप के गौरवशाली इतिहास पर अपनी छाप छोड़ेगा। ये गौरव किसी को भी पागल कर देने के लिए पर्याप्त था। आखिरकार लोग केवल एक बार जीते हैं और कोई भी साधारण दर्शक नहीं बनना चाहता था। चरमराहट। स्मॉल पिल टॉवर के भीतर एक कमरे में दरवाजा धीरे धीरे चरमराया और एक लंबा व्यक्ति बाहर निकला। जियाओमिंग जियाओ यी जियान और मेडुसा के सामने प्रकट हुआ, जो बाहर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। इस विशेष दिन जियाओमिंग ने एक कीमियागर की पोशाक पहनी हुई थी, एक विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया सोने और प्लेटिनम रंग का लबादा, 9 झिलमिलाते बैंगनी सोने के सितारों वाला एक बैज, पिल टॉवर से एक पुरस्कार, गर्व से उसकी छाती पर प्रदर्शित किया गया था। अपनी शादी में पहने गए परिधान के अलावा ये लबादा उन औपचारिक परिधानों में से एक था जिसे जियाओमिंग ने इन सभी वर्षों में पहना था। इस कीमियागर के लबादे में उसे देखकर जो परिष्कार की आभा बिखेर रहा था, जियाओ यी जियान और मेडुसा की आंखें एक पल के लिए चमक उठीं। पिछले कुछ वर्षों में अपने पति को कीमियागर के लबादे में देखना एक दुर्लभ दृश्य बन गया था। फिर भी जब भी वह इसे पहनता था तो उसके चारों ओर कुलीनता और ज्ञान की एक निर्विवाद हवा होती थी। जियाओ यी जियान मुस्कुराए और अपने लबादे को ठीक करने के लिए आगे बढ़ी। क्या हम चलें? पिल गैदरिंग शुरू होने वाली है। अगर आप देर से आए तो सिस्टर यंग एर खुश नहीं होंगी। हे हमारे पास अभी भी समय है, जियाओमिंग ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। उसकी आंखें कमरे को स्कैन कर रही थीं। अपनी बेटियों और किंगलिन की अनुपस्थिति को देखते हुए उसने पूछा, क्या मेरी छोटी राजकुमारियां किंगलिन के साथ हैं? हम छोटी बहन दोनों बच्चों को सैर पर ले गई। इस बार हम दोनों तुम्हारे साथ हैं, जियाओ यी जियान ने चिढ़ाते हुए कहा और अपने हाथ को उसके हाथ से मिलाया। जब मेडुसा ने यह देखा तो उसके दिमाग में एक याद कौंध गई। कई साल पहले वह भी जियाओमिंग और जियाओ यी जियान के साथ एक समारोह में गई थी। यह उस दिन की बात है जब उसने जियाओ कई की आत्मा से खुद को मुक्त करने के लिए जियाओमिंग के साथ सहयोग करने का फैसला किया था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह आवेगपूर्ण निर्णय उसके जीवन का सबसे अच्छा निर्णय साबित होगा। इसके बारे में सोचते हुए उसने दूसरी ओर देखा, उसके गालों पर एक हल्की लाली छा गई।
ये वास्तव में मेरे लिए सम्मान की बात है कि मेरी 2 महिलाएं मेरे पास हैं, जियाओ मिंग ने भी मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने अपने दूसरे हाथ को हल्के से लाल हो चुकी मेडुसा के चारों ओर लपेटा। तीनों एक साथ आंगन से बाहर चले गए। हाल के वर्षों में स्वर्गीय न्यायालय की स्थापना के कारण पवित्र पिल सिटी में कुछ विस्तार और विकास हुआ है। हालांकि समग्र लेआउट वही रहा, केवल कुछ क्षेत्रों को बड़ा किया गया। पिल गैदरिंग के लिए चुना गया स्थान आंतरिक क्षेत्र के उत्तरी भाग में था। कुछ दिन पहले इस स्थान पर पहले से ही लोगों का एक विशाल समूह जमा था। चारों ओर देखने पर जहां तक नजर जाती थी अनगिनत सिर थे, साथ ही बहरा करने वाला शोर भी था। शोर एक भयानक दहाड़ में बदल गया जिसे 100 मील तक सुना जा सकता था। हाँ, ऐसा लगता है कि मैं पिल गैदरिंग में व्यर्थ नहीं आया। ये वास्तव में एक भव्य आयोजन है। मैंने सुना है कि शीर्ष 10 प्रतिभागियों को न केवल 3000 जलती हुई ज्वाला को वश में करने का अवसर मिलेगा, बल्कि पिल गैदरिंग चैंपियन को स्वर्गीय न्यायालय के गठबंधन नेता से सलाह भी मिलेगी। सच में? क्या ये सच है? हे, बिल्कुल, यह अंदरूनी जानकारी बहुत ठोस है। मैंने ये भी सुना है कि गठबंधन नेता जियाओ ने अपनी कीमिया को 9वें स्तर तक आगे बढ़ाया है और वह अब तक ग्रैंडमास्टर कीमियागर बन सकता है। उसकी सलाह के प्रभाव की कल्पना करें। 9वें स्तर पर पहले से ही, लेकिन वह इतना छोटा है, यह अविश्वसनीय लगता है। रुको, अगर हम जियाओ मिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो शायद यह इतना दूर की बात नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वह वास्तव में इस बार दिखाई देगा? मुझे इस बारे में पक्का पता नहीं है। भीड़ की चर्चाओं के बीच अचानक एक घंटी की तेज आवाज़ पूरे विशाल स्थान में गूंज उठी। घंटी की आवाज़ दूर दूर तक फैल गई, यहाँ तक कि हवा में भरे हुए बहरे शोर को भी दबा दिया। घंटी बजने के साथ ही पूरा इलाका शांत हो गया। अनगिनत आंखें अचानक चौक के पूर्व में ऊंचे पत्थर के मंच पर केंद्रित हो गईं, जहां स्वर्गीय न्यायालय के उच्च पदस्थ सदस्य दिखाई देंगे। घंटी बजने के कुछ ही समय बाद हवा के तेज चलने की आवाज़ अचानक हवा में भर गई। फिर पत्थर के मंच पर जगह थोड़ी विकृत हो गई और 1 दर्जन आकृतियां धीरे धीरे दिखाई दीं। ध्यान का केंद्र एक युवा आकृति थी जिसके साथ 2 आकर्षक सुंदरियां थीं। वह अपनी छाती पर 9 सितारा बैज के साथ नई आई हुई आकृतियों के सामने खड़ा था। उसे देखते ही पूरा चौक फिर से जयकारे लगाने लगा। यह विशेष रूप से उन युवा पुरुषों और महिलाओं के लिए सच था जो प्रशंसा और कट्टरता के मिश्रण के साथ उसके शांत चेहरे को देख रहे थे। ये कहा जा सकता है कि जियाओ मिंग अब हर युवा कीमियागर का आदर्श था, खासकर महिला आबादी के बीच। उनका चित्र व्यवहारिक रूप से हर किसी के हाथ में था। अगर ये तथ्य न होता कि डूक्यूई महाद्वीप पर कोई कॉपीराइट शुल्क नहीं था और जियाओ मिंग को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, तो वह इससे काफ़ी पैसा कमा सकता था। जियाओ मिंग, जियाओ यीजियान, मेडुसा और पिल टॉवर के वरिष्ठ कीमियागरों के अलावा स्वर्गीय न्यायालय के कई अन्य दूसंत भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पता चलता है कि स्वर्गीय न्यायालय पिल गैदरिंग को कितना महत्व देता है और इसकी कितनी प्रतिष्ठा है। ये दर्शकों के उत्साह का एक कारण था। कुछ हद तक हलचल भरे चौक के चारों ओर देखते हुए जियाओ मिंग ने जुवान कोंग जेड के साथ नज़रें बदली, जिन्होंने जवाब में सिर हिलाया। हे, मैं जुवान कोंग जी हूँ। स्वर्गीय न्यायालय की ओर से मैं उन सभी कीमियागरों का स्वागत करता हूं जो पिल गैदरिंग में भाग लेने के लिए दूर दूर से आए हैं। आने वाले दिनों में ये जगह आपके कौशल को दिखाने का मंच होगी। सफ़ेद बालों वाले जुवान कोंग जी ने धीरे से आगे बढ़कर एक नर्म आवाज़ में बात की जिसे वहां मौजूद सभी लोगों ने साफ सुना। पूरा चौक गहरी खामोशी में डूब गया। चाहे कुछ लोग कितने भी अनियंत्रित और उग्र क्यों न हो, ऐसे क्षणों में उन्हें अपनी आक्रामकता पर लगाम लगानी होगी और किसी भी तरह की अवज्ञा दिखाने की हिम्मत नहीं करनी होगी। आखिरकार पत्थर के मंच पर खड़े सभी लोग एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। यहाँ जल्दी जल्दी आने के लिए सभी ने बहुत लंबी दूरी तय की है। मुझे यहाँ सबका समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हे, पिल गैदरिंग वैसे ही होगी जैसे पहले होती रही है। इसे 3 चरणों में विभाजित किया जाएगा। सबसे पहले अध्याय 528 गोली एकत्रीकरण का कार्य प्रगति पर है। हालांकि स्वर्गीय न्यायालय ने गोली एकत्रीकरण को महत्व दिया, लेकिन मूल्यांकन की विधि अपरिवर्तित रही, अतीत से अलग नहीं। इसमें आत्मा काल्पनिक क्षेत्र को पार करना, गोली क्षेत्र में औषधीय सामग्री एकत्र करना और कीमिया में प्रतिस्पर्धा करना शामिल था, जिसमें विजेता का निर्धारण अंततः परिष्कृत औषधीय गोली की गुणवत्ता के आधार पर किया जाता था। भले ही यह चुनौतियों की वही पुरानी तिकड़ी थी, लेकिन यह एक कीमियागर के कौशल को परखने के लिए पर्याप्त थी। जब जुवान कोंग जी ने गोली एकत्रीकरण के लिए चयन प्रक्रिया की व्याख्या की, तो जियाओ मिंग ने ध्यान दिया और नीचे एकत्रित प्रतिभागियों का आकस्मिक रूप से सर्वेक्षण किया। उसने कई बुजुर्ग व्यक्तियों को दुर्जय आत्मा के साथ देखा। एक त्वरित नज़र से पता चला कि उनमें से 7 या 8 पहले ही आत्मा क्षेत्र में पहुंच चुके थे। ये सभी बुजुर्ग लोग बिना किसी अपवाद के उसकी छाती को, या अधिक सटीक रूप से उस पर लगे 9 सितारा बैज को घूर रहे थे। ये समझते हुए कि ये बूढ़े लोग उसकी वजह से पिल गैदरिंग में भाग ले रहे थे, जियाओ मिंग ने उन पर और ध्यान नहीं दिया।
आखिरकार इस बार उनके जीतने का कोई मौका नहीं था। फिर उसकी नज़र भीड़ के दूसरे हिस्से पर गई और वहां उसने कई जाने पहचाने चेहरे देखे। काओ यंग के बगल में डैन चेन और ये शिन लैन खड़े थे, ये कबीले की युवा लड़की जिसे उसने कुछ समय तक प्रशिक्षित किया था। डैन चेन आखिरकार काओ यंग के बराबर एक सच्ची कीमिया प्रतिभा थी और बहुत पहले ही आत्मा के दायरे में प्रवेश कर चुकी थी। जहां तक ये शिन लैन की बात है, उसकी प्रतिभा उन दो लड़कियों के स्तर के आसपास भी नहीं थी और वह अभी तक आत्मा के दायरे में भी नहीं पहुंची थी। हालांकि उसकी छाती पर 7 सितारा बैज ने जियाओ मिंग को स्वीकृति में सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लग रहा था कि इस लड़की ने वर्षों से उसके मार्गदर्शन का लगन से पालन किया था। तीनों लड़कियों ने देखा कि जियाओ मिंग की नज़र उन पर टिकी हुई थी। डैन चेन शर्मा गई और शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया, जबकि ये शिनलैन ने बदले में खिलखिलाकर मुस्कुराया। जब काओ यंग ने किमियागर का लबादा देखा जिसे जियाओ मिंग ने पहना हुआ था, तो उसकी आंखों में जियाओ यी जियान और मेडुसा के समान चमक थी, हालांकि उसमें मनोरंजन का एक स्पर्श भी था। वह अपने मुंह को हाथ से ढकने से खुद को नहीं रोक पाए और एक आकर्षक हंसी निकाली। उसका दिल संतोष से भर गया। वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर वह नहीं होती तो जियाओ मिंग इतने औपचारिक कपड़े पहनने की जहमत नहीं उठाता। शायद वह बिल्कुल भी उपस्थित नहीं होता। आसपास की चीज़ों को देखने और कुछ भी संदिग्ध न मिलने के बाद जियाओ मिंग ने अपनी नज़र हटा ली। फिर उसने जुबान कोंग जेड के परिचय को पूरा होते हुए सुना। जब तक आप इन 3 चरणों को पास करते हैं और अंत में खड़े रहते हैं, तब तक आप इस साल की पिल गैदरिंग के चैंपियन होंगे। जुबान कोंग जी ने दर्शकों की ओर देखा, जहां चैंपियन शब्द ने उत्साह की लहरें पैदा कर दी थीं। इस साल के शीर्ष 10 में आपको 3000 जलती हुई ज्वाला को वश में करने का अवसर मिलेगा। वह अपने शब्दों के प्रभाव को समझने के लिए कुछ क्षण के लिए रुका। इस वर्ष की पिल गैदरिंग का चैंपियन न केवल पिल टॉवर के विशाल सिर के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में एक पद प्राप्त करने में सक्षम होगा और स्वर्गीय न्यायालय में एक बुजुर्ग की सीट सुरक्षित करेगा, बल्कि प्राचीन काल से आत्मा प्रशिक्षण विधि युक्त एक स्क्रॉल भी प्राप्त करने में सक्षम होगा। इस पद्धति का अभ्यास करके कोई 8वें या 9वें स्तर तक पहुंच सकता है। केवल इतना ही नहीं, चैंपियन को 9वें स्तर के ग्रैंड मास्टर से मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा। कोलाहल। जुबान कोंग जेड के शब्द अभी अभी निकले थे कि लोगों के घने समुद्र ने तुरंत आत्मा को झकझोर देने वाली गर्जना की। इस क्षण में अनगिनत कीमियागरों की आंखें लाल हो गई थीं। एक विशाल सिर बनने का मौका, एक बुजुर्ग की सीट सुरक्षित करना, आत्मा प्रशिक्षण की एक प्राचीन विधि सीखना, 9वें स्तर के ग्रैंड मास्टर से मार्गदर्शन प्राप्त करना। इनमें से कौन सा अत्यधिक प्रतिष्ठित नहीं था? ये ऐसे अवसर थे जिन्हें पाने के लिए बाहर का कोई भी व्यक्ति जी जान से लड़ सकता था। लेकिन इस बार ये सभी पिल गैदरिंग के चैंपियन को दिए गए थे। पहले 2 लाभ प्रभावशाली थे, लेकिन आत्मा प्रशिक्षण पद्धति जो किसी को 8वें या 9वें स्तर पर ले जा सकती थी, विशेष रूप से आकर्षक थी। अधिकांश कीमियागरों के लिए 8वां और 9वां स्तर अप्राप्य क्षेत्र प्रतीत होते थे। पूरे सेंट्रल प्लेन्स या यहाँ तक कि पूरे महाद्वीप में 8वें स्तर के कीमियागर और उससे ऊपर के लोग बहुत कम और दूर दूर तक थे। ये निस्संदेह सभी कीमियागरों के लिए एक अनूठा और घातक आकर्षण था। जहां तक 9वें स्तर के ग्रैंड मास्टर से मार्गदर्शन की बात है, तो ये बिना कहे ही समझ में आ गया। उच्च स्तर के कीमियागर का मार्गदर्शन सभी के लिए अमूल्य था, खासकर उन कीमियागरों के लिए जो वर्षों से अपने वर्तमान स्तर पर अटके हुए थे। ऐसा मार्गदर्शन सफलता की ओर ले जा सकता था। ये चैंपियन का स्थान, चाहे कुछ भी हो, हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए। अनगिनत लोगों ने मंच की ओर देखा जहां उन्होंने अपने जीवन में मिले एकमात्र 9वें स्तर के कीमियागर को देखा। ये समझते हुए कि यह 9वें स्तर के कीमियागर से मार्गदर्शन प्राप्त करने का उनका एकमात्र मौका हो सकता है, उन्होंने अपना संकल्प दृढ़ कर लिया। जुबान कोंग जी ने उच्च मंच से नीचे की आंखों को देखा, जो अचानक खून से लाल हो गई थीं। वह थोड़ा मुस्कुराया, आकाश की ओर देखा और अंत में अपनी आस्तीन लहराई। एक अदृश्य लहर फैल गई, खाली जगह से टकराते हुए, और एक और लंबी, मधुर घंटी की आवाज़ बन गई। समय समाप्त हो गया है। 5वीं श्रेणी और उससे ऊपर के प्रतियोगी कृपया पहली बाधा सोल फैंटेसी क्षेत्र में प्रवेश करें। जुबान कोंग जी की उंगली अचानक विशाल वर्ग की ओर इशारा करती है। गहरे भूरे रंग का स्थान तेजी से मुड़ता है, एक अजीब दुनिया के हिस्से बनाता है और इसे एक गहरा रूप देता है। धमाका। जैसे ही जुबान कोंग जेड के शब्द गिरे, अनगिनत आकृतियां दर्शकों के विशाल समुद्र से बाहर निकल आईं। वे टिड्डियों की तरह झुंड में आ गए, सभी दिशाओं से आकाश पर एकत्रित हुए और फिर विकृत स्थान में डूब गए। काओ यंग ने देखा कि कैसे मानव आकृतियां विकृत स्थान में भाग गईं। फिर उसने जियाओ मिंग और उसके बगल में 2 आश्चर्यजनक महिलाओं को देखा। उसने इस बार दृढ़ निश्चय किया, न केवल वह पिल गैदरिंग जीतेगी, बल्कि वह इसे ऐसे प्रभावशाली अंदाज में करेगी कि यह पूरे महाद्वीप को चकित कर देगा। केवल इस प्रतियोगिता में जीत हासिल करके ही वह खुद को जियाओ मिंग के बगल में खड़े होने के योग्य समझेगी, जैसा कि उसकी बहनें अब कर रही थीं। उसके बगल में खड़े डैन चेन और ये जिंग लैन ने गहरी सांस ली।
काओ यंग ने उन्हें प्रोत्साहन भरी नज़र से देखा और फिर धीमे स्वर में फुसफुसाया, अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। अपना सब कुछ दे दो। जियाओ मिंग के प्रोत्साहन के शब्द उनके कानों तक पहुंचे जब तीनों ने एक कदम आगे बढ़ाया। तीनों तुरंत उत्साहित हो गए। तीनों ने अचानक जमीन पर पैर पटकने से पहले उसे देखकर मुस्कुराया। उनकी पतली कमर मुड़ गई क्योंकि वे रंगीन आकृतियों में बदल गए, जो कई सतर्क आंखों के सामने विकृत गहरे भूरे रंग के स्थान में फट गईं। गोली सभा की भयंकर प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई थी। जुबान कोंगजी ने पत्थर के मंच पर सिर हिलाया क्योंकि उसने अनगिनत छायाओं को आत्मा काल्पनिक क्षेत्र में टिड्डियों की तरह प्रवेश करते देखा। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे क्योंकि उसने धीरे से कहा, कई प्रसिद्ध बूढ़े इस बार प्रलोभन का विरोध नहीं कर सके। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये 3000 जलती हुई लौ का लालच है या अन्य कारण है। कौन जानता है। 3000 जलती हुई लौ एक साधारण स्वर्गीय लौ होने से बहुत दूर है और यह इन बूढ़े लोगों के लिए काफ़ी आकर्षण रखती है। 9वें दर्जे के ग्रैंडमास्टर किमियागर का मार्गदर्शन भी कम आकर्षक नहीं है। जुबान कोंग जेड के बगल में बैठे काले रंग के बूढ़े व्यक्ति तियानलेईजी ने अपनी आंखें उठाईं और जियाओ मिंग पर एक नज़र डाली। दूसरों की तो बात ही छोड़िए, वे भी जियाओ मिंग के साथ कीमिया पर चर्चा करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन वह अक्सर व्यस्त रहता था जिससे उन्हें सीमित अवसर मिलते थे। युवा पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को पीछे छोड़ रही है। इन दिनों कुछ युवा प्रतिभाओं को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। भले ही पुरानी पीढ़ी कुछ कदम उठा ले, लेकिन उनके मुंह में कड़वाहट रह सकती है। उनके बगल में बैठी खूबसूरत चौंगसम पहने महिला जुबान यी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। बेशक ये युवा पीढ़ी जियाओ मिंग का जिक्र नहीं कर रही थी। भले ही वह युवा पीढ़ी से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन अब कौन उसे ऐसा समझेगा। जबकि उसकी उम्र के दूसरे लोग अभी भी प्रयास कर रहे थे, जियाओ मिंग पहले से ही डुक्यूई महाद्वीप के शिखर पर था। ये बिल्कुल अलग था। यहाँ युवा पीढ़ी ने काओ यंग और डैन चेन का जिक्र किया। जुबान कोंगजी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, जैसे कि कुछ सोच रहे हों। उन्होंने अपनी दाढ़ी को सहलाया और कहा, वर्तमान युवा पीढ़ी असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है और पहले से कहीं ज़्यादा मेहनती है। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले बुजुर्गों को पता नहीं है कि उनके लिए कितना बड़ा आश्चर्य इंतजार कर रहा है। शाओ मिंग, जो चुपचाप किनारे पर सुन रहा था, ने इस समय हस्तक्षेप किया। अगर इस बार कोई 3000 जलती हुई लौ को वश में नहीं कर पाया तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा नहीं था कि उन्हें शाओ मिंग की क्षमताओं पर संदेह था। आखिरकार एक उच्च सितारा डू वेनेरेट की ताकत वाले लोग आसानी से 3000 जलती हुई लौ को वश में कर सकते हैं, और स्वर्गीय न्यायालय में इसे संभालने में सक्षम कई लोग हैं। हालांकि इसे भस्म करना पूरी तरह से अलग मामला था। बेशक इनमें से कोई भी शाओ मिंग के लिए कोई समस्या नहीं थी, लेकिन चूंकि वह पहले भी 3000 जलती हुई लौ को वश में कर सकता था, इसलिए उन्होंने सोचा कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उनके आश्चर्य के बावजूद उनके निर्णय का कोई विरोध नहीं था। कोई यह भी कह सकता है कि उनके निर्णय ने एक समस्या का समाधान कर दिया। हमारे गठबंधन के नेता वास्तव में स्वर्गीय न्यायालय के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। मंच पर मौजूद दिग्गजों ने प्रशंसा में आह भरी। इसके तुरंत बाद वे और बाकी भीड़ तितर बितर हो गई। मूल्यांकन में 3 चरण शामिल थे। प्रत्येक चरण कई दिनों तक चला। उन्हें केवल अंतिम चरण के लिए फिर से उपस्थित होना था। बेकार में प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, खासकर जब वे बाहर से मूल्यांकन नहीं देख सकते थे। अध्याय 529, शून्यता भक्षण ज्वाला। यह एक बहुत ही अंधेरा कमरा था। आसमान पर काली धुंध छाई हुई थी और इस जगह के हर कोने में एक ठंडी शक्ति व्याप्त थी। इस जगह की गहराई में एक अंधेरे महल के ऊपर एक आकृति शून्य में पैर मोड़कर बैठी थी। उसके शरीर के अंदर काली काली लपटों की एक निरंतर धारा बाहर निकल रही थी। दूर से यह एक ब्लैक होल की तरह लग रहा था, जो लगातार दुनिया की हर चीज को निगल रहा था। उसके नीचे अनगिनत काली आकृतियां थीं। इस समय उन काली आकृतियों के भंडारण के छल्लों से प्रकाश के गुच्छे लगातार बाहर निकल रहे थे। प्रकाश के गुच्छों का रंग पारदर्शी था, लेकिन अंदर वे शुद्ध ऊर्जा से भरे हुए थे जो लोगों के हाव भाव बदल सकते थे। अगर जियाओ मिंग यहाँ होते तो वे पहचान लेते कि वे सभी प्रकाश समूह वास्तव में आत्माओं के हॉल द्वारा एकत्रित आत्मा सार थे। उस समय जियाओ मिंग ने अपनी आत्मा साधना को तीव्र गति से आगे बढ़ाने और स्वर्ग क्षेत्र के महान वृत्त तक जल्दी पहुंचने के लिए आत्माओं के हॉल से आत्मा सार पर भरोसा किया। ध्यान से गिनने पर यहाँ विभिन्न आकारों के लगभग 100 प्रकाश समूह थे। हुश! आकाश में ध्यान में बैठी आकृति ने भयंकर हवा जैसी आवाज की। काली लपटों की एक लहर बह निकली, जिससे एक चूषण बल बना जिसने आत्मासार के उन सभी समूहों को ऊपर की ओर खींच लिया। आत्मासार के वे सभी समूह काली लपटों के संपर्क में आते ही भस्म हो गए। जैसे जैसे वह आकृति आत्मासार के अधिक से अधिक समूहों को भस्म करती गई, उस आकृति के शरीर से धीरे धीरे एक भयानक आत्मा उतार चढ़ाव निकला। गर्जना! इस उतार चढ़ाव की लहरें और भी मजबूत होती गईं, लगभग मूर्त। अंततः यह इतनी मजबूत थी कि इसने अंतरिक्ष में विकृतियां पैदा कर दीं।
आकृति के मुंह से एक गहरी धीमी गर्जना आई और फिर वह अचानक खड़ा हो गया। एक पल में भारी आत्मा का उतार चढ़ाव ज्वालामुखी की तरह फट गया और आकाश और पृथ्वी पर फैल गया। सम्राट दायरे में प्रवेश करने के लिए भगवान निहिलिटी को बधाए। भारी आत्मा के दबाव को महसूस करते हुए नीचे की अनगिनत काली आकृतियां तुरंत ही झुक गईं। इस स्थान में सम्मानपूर्ण और गरजने वाली आवाजें गूंज उठीं, जिससे पृथ्वी थोड़ी सी कांप उठी। पहाड़ की चोटी पर एक व्यक्ति अपने हाथों को पीछे करके खड़ा था। उसने आकाश में निहिलिटी भक्षण ज्वाला को देखा और मंद मंद मुस्कुराया। अंधेरे और भयानक माहौल से भरे इस स्थान में वह सफ़ेद वस्त्र पहने हुए था और बेहद विशिष्ट दिख रहा था। हालांकि किसी ने भी उसके अचानक प्रकट होने पर सवाल नहीं उठाया। उसे देखने वालों की निगाहें कट्टरता और श्रद्धा से भरी हुई थीं। ये व्यक्ति निश्चित रूप से हुन कबीले का मुखिया हुन तिआंडी था। हुन तिआंडी ने एक कदम बढ़ाया और आकाश में निहिलिटी भक्षण ज्वाला के सामने प्रकट हुआ। उसे ध्यान से देखने के बाद वह मुस्कुराया और कहा, बुरा नहीं है। इतने प्रयास के बाद आप आखिरकार सम्राट दायरे की आत्मा तक पहुंच गए हैं। हाँ, निहिलिटी भक्षण ज्वाला खुद को रोक नहीं पाए और जोर से हंस पड़ी। उसके जैसे प्राणियों को आमतौर पर सम्राट दायरे में अपनी आत्मा को साधना बेहद मुश्किल लगता है। सौभाग्य से पिछले कुछ वर्षों में हॉल ऑफ सोल्स ने आत्मासार की काफ़ी मात्रा को परिष्कृत किया। यह इन आत्मासार की जबरदस्त और अतुलनीय ऊर्जा के साथ था कि वह खुद को सम्राट दायरे में जबरन ऊपर उठाने में सक्षम था। हालांकि इस तरह की उन्नति की कीमत काफ़ी अधिक थी। आत्मासार का विशाल बहुमत जिसे हॉल ऑफ सोल्स ने इतने सालों तक इकट्ठा करने के लिए इतनी मेहनत की थी, वह पूरी तरह से उसके द्वारा भस्म हो गया था। हालांकि हुन कबीले में निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम की बहुत उच्च स्थिति को देखते हुए किसी ने भी इस उपचार पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। हर बलिदान के लिए एक इनाम है। मेरी वर्तमान ताकत के साथ मुझे डूक्यूई महाद्वीप में तीसरा सबसे मजबूत माना जा सकता है। गु युआन के खिलाफ भी मैं उसे कुछ समय के लिए रोक सकता हूँ। ये हमारी योजना के लिए फ़ायदेमंद है, निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम ने कहा। हुन तिआंडी मुस्कुराए और सिर हिलाया। उसकी आंखें थोड़ी गर्म हो गई थीं जब उसने धीरे से कहा, ऐसा लगता है कि हम अपनी आगामी योजना को गति दे सकते हैं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन योजना में जितनी देरी होगी उतना ही मैं अंदर से एक अशुभ भावना महसूस करूंगा। उद्धरण चिन्ह ... कबीले के सदस्यों के आराम करने के बाद तुम और मैं याओ कबीले और यान कबीले को मिटाने के लिए एक टीम का नेतृत्व करेंगे। बचे हुए लेई कबीले और गो कबीले से डरने की कोई बात नहीं होगी। तो उसे प्राचीन भगवान ने जो अवसर छोड़ा है वह मेरी मुट्ठी में होगा। उसने निष्कर्ष निकाला। जब तक हम समय रहते हवेली को खोलकर अंदर से डीटीएफ ब्लून की गोली प्राप्त कर लेते हैं, तब तक आप इसकी शक्ति का उपयोग करके उस क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे जहां पिछले 10,000 वर्षों में कोई नहीं पहुंचा है और इस दुनिया में सबसे मजबूत अस्तित्व बन जाएंगे। निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम ने अपने होंठ चाटे, फिर उसकी निगाहें चमक उठीं। अपना स्वर बदलते हुए वह मुस्कुराया और बोला, हालांकि आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि मुझे उस हवेली से कुछ और भी चाहिए। मुझे ये भी चाहिए कि आप मेरे लिए शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल की लौ और अन्य स्वर्गीय लपटें इकट्ठा करें। ये हमारा सालों पहले का समझौता था। चिंता मत करो, तुम मेरे हुन कबीले से बहुत करीब से जुड़े हो और मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। अगर तुमने जो कहा वह सच है और जिस वस्तु की तुम्हें ज़रूरत है वह हवेली में है, तो मैं उसे वापस लाने में तुम्हारी मदद करूंगा। हुन तिआंडी की आंखों में एक खतरनाक चमक थी, हालांकि उसने सतह पर एक मुस्कान बनाए रखी। जहां तक तुमने स्वर्गीय लपटों का जिक्र किया है, ऐसा नहीं है कि मेरा हुन कबीला सुस्त पड़ गया है, लेकिन इन स्वर्गीय लपटों को ढूंढना बेहद मुश्किल है। जो तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं वे बहुत दुर्लभ हैं। वर्तमान में सेंट्रल प्लेन्स में एकमात्र मालिकहीन स्वर्गीय ज्वाला जो मुश्किल से तुम्हारे मानदंडों को पूरा कर सकती है, वह है 3000 जलती हुई ज्वाला जो स्वर्गीय न्यायालय के मुख्यालय में स्थित है। लेकिन इस स्तर की स्वर्गीय ज्वाला के लिए स्वर्गीय न्यायालय में घुसने की परेशानी के लायक नहीं है। स्वर्गीय न्यायालय, क्या ये वही है जिसे जियो कबीले के बचे हुए लोगों ने स्थापित किया है? जब निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम ने ये नाम सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान कम हो गई और स्वर्गीय ज्वाला में उसकी रुचि थोड़ी कम हो गई। इसका कारण सरल था, जियोमिंग ने आत्मासार ले लिया था जो मूल रूप से उसका था। ये 4 क्षेत्रों के मुख्यालयों से आत्मासार थे, साथ ही मध्य मैदानों में 2 तिआनगंग हॉल भी थे। भले ही उन आत्मासार को हुन कबीले में रखा गया हो, फिर भी यह काफ़ी संख्या में होगा। इसके अलावा स्वर्गीय महल और आत्माओं के हॉल के साथ संघर्ष में कई शाखा हॉल नष्ट हो गए थे। इसने उन्हें उन छिपे हुए कुलों को नष्ट करने की अपनी योजनाओं को गति देने के लिए मजबूर किया ताकि उनका आत्मासार निकाला जा सके। अगर उन्होंने ऐसे उपाय नहीं किए होते तो आज उनके लिए अपनी आत्मा साधना में सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करना मुश्किल होता। किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि भले ही जियाओमिंग के अधिकांश कार्य अत्यंत गुप्त थे, फिर भी हुन कबीले ने यह पता लगाने में कामयाबी हासिल की कि उसने बहुत सारे आत्मासार जब्त कर लिए हैं।
किसने जियाओमिंग के आत्मा क्षेत्र को रॉकेट की सवारी से भी तेज गति से बेहतर बनाया? अगर हुन कबीले ने अब तक प्रतिक्रिया नहीं की होती तो इसका मतलब होता कि उनके पास वास्तव में कोई दिमाग नहीं था। मैंने सुना है कि इस व्यक्ति पर अभी भी तुओशे प्राचीन सम्राट की जैद का एक टुकड़ा है। इसे सीधे क्यों नहीं लिया? भले ही जियाओमिंग में असाधारण क्षमता है, लेकिन वह गो कबीले जितना चिंता का विषय नहीं है। उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि पिछले कुछ सालों में वह इतना बड़ा हो गया है कि वह हमारे कबीले से प्रतिस्पर्धा कर सकता है? हमारा कबीला 1000 साल से योजना बना रहा है। हुन तिआंदी ने अपना सिर हिलाया और बातचीत को उसके मूल विषय पर वापस ले आया। ये समझते हुए कि निहिलिटी भक्षण ज्वाला चीज़ों को आसानी से जाने देने वाली नहीं थी, उसने धीरे से कहा, कुछ दिनों में मैं व्यक्तिगत रूप से आपके लिए शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल ज्वाला लाऊंगा। ये कहते हुए हुन तिआंदी मौके पर ही गायब हो गया। निहिलिटी भक्षण ज्वाला की आंखें चमक उठी जब उसने उस जगह को देखा जहां हुन तिआंदी गायब हो गया था। डू गॉड, ये सीख भी उस सर्वोच्च क्षेत्र तक पहुंचना चाहती है। एक बार जब मैं शुद्ध करने वाली राक्षसी कमल ज्वाला को खा लूंगा और उस बूढ़े साथी की विरासत को हटा दूंगा तो डीटीएफ ब्रून की गोली शायद सवाल से बाहर नहीं होगी। अध्याय 530 राक्षसी ज्वाला का अवतरण। 2 दिन बाद, जब पवित्र पिल सिटी में अभी भी पिल गैदरिंग इवेंट की चहल पहल थी, एक आकृति चुपचाप सेंट्रल प्लेन्स के एक निश्चित क्षेत्र में एक ऊंची पर्वत श्रृंखला के बीच में दिखाई दी। ये व्यक्ति ग्रे सफ़ेद लबादा पहने हुए था, लगभग 30 साल का लग रहा था, और उसका चेहरा सुंदर था। उसकी असाधारण रूप से चमकदार आंखें किसी व्यक्ति की आत्मा को भेदने में सक्षम लग रही थीं। उसने जो पहली छाप छोड़ी वह विद्वानों की शान थी। अगर वह अपने हाथों में कोई किताब पकड़ता तो वह बिल्कुल एक विद्वान की तरह दिखता। ये व्यक्ति हुन कबीले का मुखिया हुन तिआंदी था। पर्वत श्रृंखला हरे भरे हरियाली से ढकी हुई थी जो एक सुंदर परिदृश्य बना रही थी। हालांकि ऊपर के स्थान में एक अत्यंत विकृत अनुभूति थी। विकृत स्थान के माध्यम से एक दूधिया सफ़ेद रोशनी चमक रही थी। इस स्थान को देखते हुए हुन तिआंदी की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपनी आत्मा शक्ति को उसकी जांच करने के लिए बढ़ाया, लेकिन फिर अचानक उसे वापस ले लिया। इस राक्षसी ज्वाला क्षेत्र की संरचना वास्तव में ऐसी है। ये दुनिया की ऊर्जा से जुड़ने और शून्य में 9 सितारों के साथ प्रतिध्वनि बनाने के लिए संरचनाओं का उपयोग करता है। जब तक इन 9 सितारों की ऊर्जा एकत्रित नहीं होती और एक कठोर परिवर्तन का कारण नहीं बनती, तब तक इसे खोला नहीं जा सकता। इसे बलपूर्वक खोलने की कोशिश करना स्वर्ग तक पहुंचने जितना ही कठिन है। लेकिन ये केवल दूसरों के लिए है। हुन तिआंदी की आंखें आत्मविश्वास से भर गईं। आखिरकार, चाहे शुद्ध करने वाला राक्षसी कमल संत कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अभी भी केवल आधा डू भगवान था। भले ही वह हुन तिआंदी से अधिक शक्तिशाली था और कई हुन तिआंदी को हरा सकता था, लेकिन वह वास्तव में डू भगवान क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाया था। इसके अलावा, जब शुद्ध करने वाले राक्षसी कमल संत ने राक्षसी ज्वाला क्षेत्र का निर्माण किया तो ये शुद्ध करने वाले राक्षसी कमल ज्वाला द्वारा धोखा दिए जाने के बाद कमजोरी की अवधि के दौरान था। हुन तिआंदी की क्षमताओं के साथ इस तरह के स्थान को तोड़ना मुश्किल नहीं था। हुन तिआंदी ने पहले शुद्धिकरण राक्षसी कमल ज्वाला को सीधे क्यों नहीं लिया था? इसका कारण प्राचीन कुलों और हुन कबीले की दीर्घकालिक योजना के बीच प्रतिबंध समझौते थे। ऐसा नहीं था कि वह इसे नहीं ले सकता था। अब जबकि हुन कबीले की 1000 साल की योजना पूरी होने वाली थी और शून्यता भक्षण ज्वाला को सहयोग करने के लिए इतना सतर्क होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जहां तक उसे रोकने की बात है, जब तक गु युआन प्रकट नहीं होता, अब उसे कौन रोक सकता है? गुयान वर्तमान में गु दायरे में था। जब तक उसे खबर मिली तब तक सब कुछ हो चुका होगा। हुन तिआंदी ने अपना हाथ हिलाया और अनगिनत रक्त लाल झंडे आकाश में दिखाई दिए। ये झंडे खून की मोटी गंध से भरे हुए पूरे स्थान को दूषित करते प्रतीत हुए। खूनी गंध से विचलित हुए बिना हुन तिआंदी ने अपनी हरकतें जारी रखीं। रक्तलाल झंडे एक पल में रक्त की रोशनी के धागों में बदल गए और विकृत स्थान के भीतर शून्य में प्रवेश कर गए। जैसे ही अंतिम ध्वज ने अपना प्रवेश पूरा किया, हुन तिआंदी के हाथ की मुहरें अचानक बदल गईं। संसार 2 अवतार गठन सक्रिय। धमाका। एक शक्तिशाली ऊर्जा उतार चढ़ाव ने एक पल में पूरी दुनिया को भर दिया। असंख्य रक्तलाल धुंध तुरंत शून्य से निकले, साथ ही शून्य के भीतर से गूंजती तरंगों की फीकी आवाजें भी। उस मुड़ी हुई जगह में चुपचाप एक सूक्ष्म दरार खुल गई। दरार से दूधिया सफ़ेद चमक निकल रही थी। उस चमक के भीतर एक असहनीय भयानक तापमान था जिसे आत्मा भी सहन नहीं कर सकती थी। ... पवित्र गोली शहर में जियाओमिंग एक शांत बांस के मंडप में बैठा था। वह इस समय अपनी 2 प्यारी बेटियों को अपनी बाहों में पकड़े हुए था। उसके दाहिने हाथ पर छोटी लड़की के बाल आग की तरह लाल थे। उसकी काली काली आंखें एक सहज जिज्ञासा से चमक रही थीं जो उसके भीतर छिपी हुई बुद्धिमत्ता को दर्शाती थी। उसके बाईं ओर छोटी बेटी के बाल काले थे और उसकी आंखें आकर्षक पन्ना जैसी थीं। वह एक ऐसी शुद्ध मासूमियत बिखेर रही थी जो किसी का भी दिल पिघला दे।
उनकी 3 पत्नियां उनके चारों ओर इकट्ठी थीं, उनके चेहरे मुस्कान से चमक रहे थे क्योंकि वे एक दूसरे से बातें कर रही थीं और हंस रही थीं। अचानक जियाओ मिंग के चेहरे पर एक शिकन आ गई जब उसने पवित्र गोली शहर के उत्तर पश्चिम की ओर देखा। उस दूर के आकाश में अचानक एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी। इस रोशनी के नीचे एक बेहद भयानक तापमान भी था। लहरें दूर दूर तक फैलीं और यह स्पष्ट नहीं था कि कितना बड़ा क्षेत्र प्रभावित हुआ। पवित्र पिल सिटी में भी लोग अभी भी अपने दिलों की गहराई से एक चिलचिलाती गर्मी महसूस कर सकते थे। क्या हो रहा है? किंगलिन ने चिंता में पूछा, उसकी अभिव्यक्ति कुछ गंभीर हो गई। मेडुसा और जियाओ जियान ने भी इस विश्व ज्वार को महसूस किया। उनके चेहरे पर चिंता के क्षण दिखाई दिए, फिर वे अपने संयम को पुनः प्राप्त कर पाए। सहज रूप से उन्होंने अपनी बेटियों के हाथों को थाम लिया। कमरे में गंभीर माहौल को महसूस करते ही छोटी लड़कियां तनावग्रस्त हो गई थीं। ये पवित्र करने वाली राक्षसी कमल ज्वाला का उद्भव है, जो स्वर्गीय ज्वाला रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। जियाओ मिंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। अभी अभी उसके दिमाग में लटके अजीब प्रकाश समूह ने तीव्र तरंगों का अनुभव किया था। उनकी बातचीत के बीच दूर से प्रकाश की कई धाराएं तेजी से बहीं और कुछ चमक के बाद वे जियाओ मिंग के बगल में दिखाई दीं। वे प्रथम एल्डर और कई अन्य डूसंत थे। राक्षसी ज्वाला उतरने वाली है। जैसे ही वे जियाओ मिंग और लड़कियों के बगल में उतरे, प्रथम एल्डर ने एक गंभीर भाव के साथ बात की। किंवदंतियों के अनुसार राक्षसी ज्वाला के उतरने के साथ ही जुड़वां चंद्रमाओं का एक साथ प्रकट होना और 9 सितारों का संरेखण होता है। हालांकि ऐसा लगता है कि वर्तमान स्थिति प्राचीन पुस्तकों में दर्ज अभिलेखों से बिल्कुल मेल नहीं खाती। क्या अभिलेख गलत हो सकते हैं? नहीं। अपनी सीट से उठते हुए जियाओ मिंग ने अपने 2 छोटे बच्चों के माथे को चूमा और उन्हें जियाओ जियान और मेडुसा को सौंप दिया। फिर उसने सीधे उत्तर पश्चिम की ओर देखा। उसकी गहरी निगाहें हजारों किलोमीटर की यात्रा करती हुई प्रतीत हुईं, इससे पहले कि वह सफ़ेद रंग की एक आकृति को देखता। इसके लिए एक और कारण है। जिस स्थान पर राक्षसी ज्वाला उतरने वाली है, मैंने एक 9 सितारा डूसंत को देखा। क्या एक 9 सितारा डूसंत? विस्मयादिबोधक की एक श्रृंखला गूंज उठी। डू देवताओं के बिना इस युग में एक 9 सितारा डूसंत शिखर का प्रतिनिधित्व करता था, शक्ति का प्रतीक। ये ध्यान देने योग्य था कि राक्षसी ज्वाला क्षेत्र का निर्माता भी केवल एक 9 सितारा डूसंत था। वर्तमान में पूरे महाद्वीप पर केवल गो कबीले और हुन कबीले के प्रमुखों को ही 9 सितारा डूसंत के रूप में जाना जाता था। और अब जियाओ मिंग दावा कर रहा था कि वहां एक 9 सितारा डूसंत था। क्या ये व्यक्ति गु युआन या हुन तियांडी हो सकता है? अगर वह व्यक्ति हुन तियांडी होता तो यह विनाशकारी होता। अगर राक्षसी ज्वाला हुन कबीले के हाथों में पड़ जाती तो निस्संदेह ये स्वर्गीय न्यायालय को जल्द या बाद में नुकसान पहुंचाती। हालांकि उनकी ताकत सीमित थी। स्वर्गीय न्यायालय में 9 सितारा डूसंत नहीं था। उन्हें क्या करना चाहिए? जियाओ मिंग ने अपनी नज़र वापस खींची और उनके चेहरों पर चिंतित भाव देखा। वह तुरंत उनके विचारों को समझ गया और हंस पड़ा। वह व्यक्ति वास्तव में हुन तियांडी है। लेकिन निश्चिंत रहें, कुछ दिन पहले लौटने से पहले मैं पहले ही 8 सितारा डूसंत तक पहुंच चुका था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ हुन तियांडी राक्षसी ज्वाला को दूर नहीं कर पाएगा। 8 सितारा डूसंत, हा, ये सही है। हर बार जब आप यात्रा से लौटते हैं तो आपकी ताकत एक सफलता बनाती है। हमें इस बारे में सोचना चाहिए था। ये सुनकर सभी पहले तो दंग रह गए, फिर तुरंत खुश हो गए। अगर यह कोई और होता जो आत्मविश्वास से दावा करता कि उसने 6 सितारा से 8 सितारा चरण में सिर्फ आधे साल में सफलता प्राप्त की है, तो वे निश्चित रूप से दूसरे व्यक्ति पर सवाल उठाते और शायद ये भी सोचते कि वह व्यक्ति पागल हो गया है। लेकिन जब बात जियाओ मिंग की आई तो सब कुछ अचानक तर्कसंगत हो गया। इसके अलावा हर कोई जियाओ मिंग की ताकत जानता था। वह अक्सर मजबूत विरोधियों के खिलाफ जीतता था। शायद वह वास्तव में हुन तियांडी से नहीं डरता था, और कम से कम वह राक्षसी ज्वाला को नष्ट करने और इसे हुन कबीले के हाथों में पड़ने से रोकने में सक्षम हो सकता था। समय बर्बाद करने का नहीं, चलो चलते हैं। जहां तक गोली सभा की बात है, बूढ़े जुबान को अंतिम व्यवस्था करने दें, जियाओ मिंग ने कहा। हम प्रथम बुजुर्ग और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। सभी समझ गए कि कल से पवित्र गोली शहर में संभवतः बहुत कम लोग होंगे। अनगिनत विशेषज्ञ उस स्थान पर भागेंगे जहां राक्षसी ज्वाला उतर रही थी। भले ही बहुत से लोग जानते थे कि उनके पास राक्षसी ज्वाला को वश में करने की क्षमता नहीं है, लेकिन वे सभी थोड़ी बहुत इच्छाधारी सोच रखते थे। आखिरकार अगर कोई राक्षसी ज्वाला को प्राप्त कर सकता है और उसे परिष्कृत कर सकता है, तो निस्संदेह उनकी ताकत आसमान छू जाएगी। भविष्य में वे अपने से उच्च स्तर के विरोधियों को आसानी से हरा पाएंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसा प्रलोभन बहुत बड़ा था। हालांकि इससे पिल गैदरिंग के सामान्य संचालन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रतिभागियों के लिए 3000 जलती हुई ज्वाला स्वर्गीय ज्वाला का सबसे संभावित और सबसे कम खतरनाक विकल्प था। किंगलिन, अपनी बहनों के साथ रहो और उनकी रक्षा करो।
अगर कुछ ऐसा होता है जिसे तुम संभाल नहीं सकती तो बस खाली क्षेत्र में भाग जाओ। किंगलिन के पास तीनों लड़कियों में सबसे अधिक साधना स्तर और युद्ध शक्ति थी। ये बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष के 100 जीवनकाल पुनर्जन्म से प्राप्त लाभों के कारण था। आप आराम से रह सकते हैं युवा गुरु। किंगलिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। वह ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में अपने पति की व्यवस्थाओं पर सवाल नहीं उठाएगी। जियाओ यी जियान और मेडुसा ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी जब उन्होंने देखा कि जियाओ मिंग हुन तियांदी की क्षमता वाले प्रतिद्वंद्वी का सामना करने वाला है। लेकिन दोनों महिलाओं ने उसे अन्यथा समझाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बस कुछ शब्द कहे, सावधान रहो पति, चिंता मत करो, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। जियाओ मिंग ने एक आश्वस्त मुस्कान के साथ उत्तर दिया, फिर उस जगह से तेजी से गुजरा और उसमें कदम रखा। पहले एल्डर और दूसरे लोग भी उसके पीछे पीछे चले गए।